Hi friends, I am your host Mr. Sunshine and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, जैसा कि आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा अपनापन मुझे दिया और आपकी डिमांड थी कि सर प्लीज़ इस पूरे जो हमारे क्लास 8 के चैप्टर्स का एक पूरा समरी बना कर दिया जाए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12 जिसमें टोटल 6 थीम कंटिन्यू होते हैं, टोटल 18 चैप्टर्स हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जैसा आपने इसके पहले हमारे सारे वीडियोज़ को प्यार दिया है। मुझे उम्मीद है इस वीडियोज़ को भी आप उतना ही प्यार देंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँगे, लाइक करके अपना रिस्पॉन्स देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं समरी क्लास में। जय हिंद। कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि उनके स्कूल की टीम अच्छी थी और ट्रॉफी जीतने की उम्मीद कर रही थी। रजत टीम में जगह पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वह अदनान को बॉलिंग करते हुए देखता है तो उसकी किस्मत खराब लगती है। तभी कोच टीके उसके पास आते हैं और टीके रजत से कहते हैं, तुम राइट हैंड से बॉलिंग ट्राई क्यों नहीं करते? तो रजत हंसकर कहता है कि वो तो लेफ्ट हैंडर है और राइट हैंड से कुछ नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी 2 महीने पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उसके एक्स-रे रिपोर्ट देखते हुए रजत को एक बैड न्यूज़ दी थी कि तुम लेफ्ट शोल्डर से बॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें इंजरी हुई है और अब तुम उस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दे सकते। और यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि 3 महीने बाद ही जूनियर इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप और स्टर्लिंग ट्रॉफ़ी होने वाली थी, जिसमें वो अपनी टीम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर था। बट इस इंजरी के चलते अब वो टीम में शामिल होने वाले प्लेयर्स में से एक नहीं है। बट उसके कोच उसके पास आकर कहते हैं कि एक बार कोशिश करो, गिव अप मत करो। क्या पता कोशिश करने से सब कुछ सही हो जाए। कोच समझाते हैं कि स्पोर्ट्स में सिर्फ टेक्निक ही नहीं, टेम्परामेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। रजत शुरू में तो बात नहीं मानता, लेकिन बाद में अपने कोच के कहने पर वो बात मान जाता है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। अगली सुबह से उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। पेज नंबर 4 पर हमें दिखाया जाता है कि रजत धीरे-धीरे राइट हैंड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने लगता है और कई हफ्तों और महीनों की मेहनत के बाद जब टीम का अनाउंसमेंट होता है तो रजत का नाम टॉप 15 में आ जाता है। कोच टीम के कप्तान एजाज को बुलाकर कहते हैं कि टीम आसान ग्रुप में है और रजत का यूज़ हम फाइनल मैच में सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दूसरी टीमों में कोई और लेग स्पिनर नहीं है और इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और जैसा कोच ने प्लान किया था वैसा ही हुआ। टीम फाइनल में पहुँच जाती है और सामना होता है द सेंट्रल स्कूल, द चैंपियन फॉर लास्ट 3 इयर्स से। और जब मैच शुरू होता है तो सेंट जोसेफ की टीम पहले बैटिंग करती है और 144 रन 8 विकेट पर 30 ओवर बनाती है। सेंट्रल स्कूल जब बैटिंग करने आती है तो स्टार्ट तो उनकी काफ़ी धीमी रहती है, लेकिन चौथे ओवर के बाद उनका जो स्कोर है वो काफ़ी तेज़ी गति से आगे की तरफ बढ़ जाता है और 15 ओवर तक उनके 85 रन बन जाते हैं 3 विकेट के नुकसान पे। और जब 16th ओवर में रजत को बॉलिंग करने के लिए लाया जाता है, तो वह बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग डालता है और सिर्फ़ 2 रन उस ओवर में वो देता है। नाउ ऑन अ नेक्स्ट पेज जब 2 रन देता है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बस इसी वक़्त ये होती है कि अगले ओवर तक जब रजत बॉलिंग करने के लिए आता है, तब तक उनकी टीम का स्कोर 100 रन हो चुका था और 16वें ओवर में जब रजत बॉलिंग करने आया तो उसने 2 रन दिए थे, लेकिन जब रजत दूसरा ओवर डालने के लिए आता है, तो पहली 3 गेंदों पे तो कोई रन नहीं मिलता, तो रजत ये सोचता है कि अब उसे कुछ नया ट्राई करना चाहिए और नया ट्राई करने के चक्कर में ही बल्लेबाज को उकसाने के लिए गेंद ऊपर पिच करता है, लेकिन बल्लेबाज को चकमा देने की कोशिश में उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक तेज़ गेंद डाल देता है। बल्लेबाज शोएब उसे चौके-छक्के में बदल देता है और पूरा ओवर में कितने रन मिल जाते हैं? 16 रन चले जाते हैं और जब 16 रन चले जाते हैं, तो जो रजत है, वो घबरा जाता है, एजाज आता है और उस पर बहुत ही उससे भला-बुरा बोलने लगता है। तभी अंपायर आकर ड्रिंक्स ब्रेक अनाउंस कर देते हैं। ड्रिंक ब्रेक्स में कोच उसे कहते हैं टेम्परामेंट स्किल से ज़्यादा ज़रूरी होता है, शांत रहो और गलती का इंतज़ार करो। कोच के कहने पे एजाज़ रजत को एक और मौका देता है बॉलिंग करने का। अब टीम का स्कोर हो चुका है 139 पे 6 विकेट, मैच लगभग हाथ से निकल चुका है। बल्लेबाज सुंदर है, जो कि लेफ्ट हैंडर है और रजत सीधी गेंद डालता है। सुंदर टर्न की उम्मीद करके पीछे चला जाता है, गेंद मिस करता है और रैंप ऑन द पैड एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है। अगला बल्लेबाज है पीटर।
पीटर एक ऑलराउंडर है। रजत एक गुगली गेंद डालता है। गेंद एज लग कर सेकंड स्लिप में एजाज के हाथों चली जाती है और वो भी आउट हो जाता है। अब मैदान में आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद आता है। रजत जानता है कि उसे किसी भी तरीके से ये विकेट लेना ही लेना है। पेज नंबर 7 पे हमें दिखाया जाता है कि शोएब जब स्ट्राइक पर आता है तो वो एक तगड़े फ़ॉर्म में है। रजत एक गुगली डालता है लेकिन मोहम्मद गेंद को मिड विकेट की ओर धकेलकर चालाकी से एक चिकी सिंगल ले लेता है। अब स्ट्राइक पर शोएब है और शोएब एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है। रजत एक लंबा रन-अप लेता है और इस लंबे रन-अप में धीमी गेंद मिडल स्टंप पे डालता है और जब वो मिडल स्टंप पे ये गेंद डालता है तो शोएब तेज़ गेंद की उम्मीद में बैकफुट पर जाता है और चूक जाता है। गेंद सीधी मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में चली जाती है और उसे कैच दे देती है। सेंट जोसेफ स्कूल पहली बार स्टर्लिंग ट्रॉफी जीतती है और रजत को कंधों पर बैठाकर मैदान का चक्कर लगाया जाता है। पवेलियन में रजत कोच से कहता है कि आपका शुक्रिया करने के लिए धन्यवाद। तो कोच बताते हैं कि वो खुद एक जिम्नास्ट प्लेयर रहे हैं और चोट के कारण उनका करियर बदल गया। अगर वो जिम्नास्ट से क्रिकेट में स्विच कर सकते हैं और वो भी सक्सेसफुली, तो रजत भी अपने लेफ्ट हैंड को छोड़कर राइट हैंड से बॉलिंग कर सकता है और ऐसा कहते हुए कोच टीके उसकी पीठ को थपथपाते हैं जिसे कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला हुआ है। पोएम डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड पॉल लॉरेंस डर्मर की एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है, जिसमें एक कहानी के रूप में इस पोएम को ज़िक्र किया गया है एक बूढ़े व्यक्ति का जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ही मेहनत और बहुत ही प्यार से अपने ऑर्चिड, फल के बगीचे की देखभाल करता है। वह रोज़ सुबह से लेकर शाम तक पौधे लगाता है, मिट्टी खोदता है, उनकी सेवा करता है। टॉयलिंग इन जॉय फ्रॉम ड्यू टू डू इसका मतलब वह सुबह की ओस से लेकर शाम की ओस तक खुशी-खुशी मेहनत करता रहता है, मौसम भी उसका साथ देता है, सूरज नरम था, बारिश अच्छी तरीके से पड़ रही थी, उसके पेड़-पौधे खूब बढ़ रहे थे, धीरे-धीरे उसका बगीचा सुंदर दिखने लगता है। बूढ़ा आदमी खुश होकर सोचता है, अब मेरे बुढ़ापे के दिनों के लिए फल तैयार है, मेरे डर खत्म हो सकते हैं, यानी उसे लगता है कि अब उसका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन सेकंड स्टैन्ज़ा में हमें ये दिखाया जाता है कि अचानक एक बदलाव आता है एकदम से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, नीला आसमान, अज़ूरे स्काई गायब हो जाते हैं, तेज़ तूफ़ान उठता है, हवाएँ समुद्र की सतह को झाग जैसी सफ़ेदी में बदल देती हैं, तूफ़ान इतनी तेज़ी से आता है कि पूरा बगीचा उजड़ जाता है, पेड़-पौधे गिर जाते हैं, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तूफ़ान जैसे गुस्से में पूरा का पूरा इलाका ही तबाह कर देता है। बूढ़ा आदमी खड़ा होकर इस विनाश को देखता रह जाता है। अब थर्ड स्ट्रेंजा में दिखाया जाता है कि बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से टूट गया है। जब वो देखता है कि उसके सालों की मेहनत एक पल में नष्ट हो गई है, तो वो दिल टूट-कर धरती पर झुक जाता है और रोने लगता है। अब सोचता है कि उसका क्या ही बचा हुआ है। अब उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। इतना दुःख इतना गहरा हो जाता है कि अपनी आशा, अपनी उम्मीद वो खोने लगता है। तभी एक थर्ड स्ट्रेंजा में दिखाया जाता है कि प्रेरणादायक आवाज़ आती है। तेज़ बारिश और तूफ़ान के बीच में एक आवाज़ उसे पुकारती है कि उठो बूढ़े आदमी, फिर से पौधे लगाओ, अराइज़ ओल्ड मैन एंड प्लांट अगेन। ये आवाज़ उसे बताती है कि हार मानना समाधान नहीं है, प्रकृति भले नष्ट कर दे पर इंसान को कोशिशें जारी रखनी चाहिए। जीवन में गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। सो ये जो पूरी पोएम है ना, ये हमें एक मैसेज देती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मुसीबतें आती हैं लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। आशा और धैर्य जीवन की सच्ची ताकत है, जो खो गया उसे फिर से बनाया जा सकता है। संघर्ष के बाद नई शुरुआत हमेशा संभव है। मतलब जीवन में कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा नई शुरुआत करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक गर्मी भरा बुधवार जहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा गुजरात के जामनगर एयरफोर्स बेस में अपने मिग-29 लड़ाकू विमान के साथ ऑपरेशन ब्रीफिंग रूम की ओर जा रहे थे। वो बचपन से ही फाइटर जेट्स उड़ाने के सपने देखा करते थे, क्योंकि जब वो 13 साल के थे तभी कारगिल युद्ध हुआ था और उनके पिता भी एक एयर फ़ोर्स पायलट रहे थे, तो रिजुल बचपन से विमान की फुर्ती और तेज़ी को बहुत पसंद करते थे।
इस पेज पर यह बताया गया है कि रिजुल अपने बचपन के सपनों को पूरा करते हुए अब खुद एक फाइटर पायलट बन चुके थे। सो जब पेज नंबर 18 पे रिजुल अपना मिग-29 उड़ाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो रनवे पर तेज़ी से दौड़ते हैं और विमान को तेज़ चढ़ाई स्टीप क्लाइंब में ऊपर की ओर लेके जाते हैं। विमान कुछ ही मिनटों में 11,000 मीटर की ऊँचाई तक पहुँच जाता है। वह इंजन सिस्टम और ईंधन की जाँच करते हैं। फिर वो विमान को सुपरसोनिक स्पीड ध्वनि से भी तेज़ गति में उड़ाते हैं। विमान जब सोनिक बूम पार करता है तो उस पर ज़बरदस्त कंपन टर्बुलेंस होता है। इसी बीच अचानक एक हादसा होता है। मिग-29 का मुख्य कॉकपिट काँच कैनोपी टूट जाता है और उड़ जाता है। अब रिजुल तेज़ हवा और ठंड के संपर्क में आ जाते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। नाउ ऑन पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे दिखाया जाता है कि हादसा बढ़ता है और इस बढ़ने वाले हादसे में शोल्डर इंजरी, टर्बुलेंस और खतरा, कैनोपी टूटने के बाद तेज़ हवा सीधा उनके शरीर से टकराती है, जिससे वो पूरी तरीके से झटके खाने लगते हैं। उनके कंधे में भी पूरी तरीके से चोट आती है, हाथ लगभग बेकार हो जाता है। कॉकपिट में कई सामान उड़ जाते हैं। वह किसी तरीके से विमान को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज़ हवा के कारण सुनाई देना बंद हो जाता है। उनका शरीर सुन्न हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि यह स्थिति किसी भी पायलट के लिए जानलेवा है। फिर भी वह गिरते विमान को सँभालते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पेज पर उनके गिरते विमान को सँभालते हुए आगे बढ़ने के साहस के बारे में दिखाया गया है। उनका साहस और मानसिक शक्ति का एक्सप्लेनेशन है। वो जानते थे कि अगर अभी फैसला गलत हुआ तो या तो वह खुद मर सकते हैं या करोड़ों का जो विमान है, इंडियन आर्मी का, वो नष्ट हो सकता है। सो पेज नंबर 20 पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक कठिन निर्णय लेते हैं और उस कठिन निर्णय में ये डिसाइड करते हैं कि इजेक्ट करें या ना करें। सो इस पेज पर उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या वो विमान से कूद जाएँ, इजेक्ट हो जाएँ या विमान को बचाने की कोशिश करें। यदि वो इजेक्ट करते हैं तो उनकी जान तो जा सकती है, लेकिन विमान निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। तो उन्हें याद आता है कि फाइटर का पहला कर्तव्य है विमान को बचाना जब तक संभव हो। इसलिए अर्जुन कठिन फैसले लेते हैं, विमान को छोड़कर कूदने के बजाय उसे उतारने का डिसीजन लेते हैं। अब वह गति को कम करते हैं, ऊँचाई घटाते हैं, कंट्रोल को वापस पाने की कोशिश करते हैं, बादलों और हवा के बीच रास्ता बनाते हुए विमान को संतुलित करते हैं और धीरे-धीरे उन्हें एहसास होता है कि कॉकपिट में जो टुकड़े आए थे, वो लगभग हट चुके हैं। हवा का दबाव थोड़ा कम हुआ है, विमान पर नियंत्रण वापस आ रहा है, यह उनके लिए एक आशा की किरण थी। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद फ्रॉम पेज नंबर 20, 21 पे हमें ये दिखाया जाता है कि कैप्टन स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा आखिरकार विमान को एयरबेस तक वापस लेके आते हैं और जब वापस लेके आते हैं, तो वो गंभीर चोटों के बावजूद भी मिग-29 को सही सलामत सुरक्षित उतारते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि बिना कैनोपी के उड़ाना लगभग असंभव माना जाता है। उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें हेल्थ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है लेकिन 1 हफ्ते बाद ही वो वापस कॉकपिट में आ जाते हैं और वापस वो ड्यूटी जॉइन कर लेते हैं और उनके इनके अदम्य साहस के लिए वीरता पदक का पुरस्कार भी मिलता है। अंत में वो कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं कि ऐसा हादसा कभी आपके साथ नहीं होगा, लेकिन होता है और तब आपको समझ में आता है कि आपने जो भी ट्रेनिंग ली है, उसकी असली कीमत क्या है। तो इस पूरे पेज पर हमें दिखाया जाता है कि ड्यूटी, साहस, अनुशासन, मानसिक शक्ति फाइटर पायलट की सबसे बड़ी पहचान है। अपनी ज़िम्मेदारी निभाना किसी भी व्यक्ति को महान बनाती है। ये पूरा का पूरा चैप्टर कहानी है स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा के अद्भुत साहस, कर्तव्यनिष्ठा और तेज सोच का उदाहरण है जब उन्होंने कॉकपिट का शीशा टूटने और चोट लगने और मौत के खतरे के बावजूद अपने लड़ाकू विमान को सुरक्षित उतार लिया। कहानी की शुरुआत प्रोफेसर शंकु के डायरी से होती है। प्रोफेसर शंकु की डायरी में बताया गया है कि उन्होंने कई रातों से एक अजीब-सा सपना देखा है और उस अजीब से सपने में उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ पर पेड़-पौधे बहुत ही विचित्र थे। ये जगह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं लगती, मानो जैसे कोई सपना हो। सपने में उस जगह का आकार, पौधों की बनावट, विस्तार, वो सब देख पाते हैं। धीरे-धीरे उस सपने में उन्हें उस द्वीप का नाम फ्लोरोना और यहाँ तक कि उसका स्थान जो यहाँ पर मेंशन है थर्ड 16 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड 136 ईस्ट
ये जगह उन्हें दिखाई देती है। इस समय दुनिया भर से खबरें आ रही थी कि 7 फेमस साइंटिस्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। वे एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे लेकिन वापस नहीं लौटे। शंकु को लगता है कि क्या इन रहस्यमय सपनों का और वैज्ञानिकों के गायब होने का आपस में कोई संबंध हो सकता है? 5 अप्रैल को वो एक अजीब से जगह पर उतरते हैं और लिखते हैं कि विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ऐसा भी कोई जगह धरती पर एग्ज़िस्ट कर सकता है। वहाँ की मिट्टी बिल्कुल सामान्य नहीं थी। मिट्टी असल में मिट्टी नहीं बल्कि किसी दानेदार पदार्थ जैसी थी। हर दाना लाल या नीला था, बहुत बड़ा था, लगभग 4 गुना सामान्य कण से बड़ा। मिट्टी बेहद भारी, हाथ में 1 मिनट से ज़्यादा पकड़ी नहीं जा सकती थी। पेज नंबर 33 पे हमें दिखाया जाता है कि सी हियर प्रोफेसर शंकु दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों की गुमशुदगी के बारे में सोचते हैं और आशंका जताते हैं कि कहीं फ्लोरोना द्वीप उन सभी गुम हुए वैज्ञानिकों से जुड़ा हुआ तो नहीं है। वे बताते हैं कि जब वे द्वीप पर पहुंचे तो वहां का वातावरण बिल्कुल सामान्य नहीं था। वो सपने जैसा अवास्तविक और असामान्य था। पौधों का आकार ऐसा था जैसा पृथ्वी पर कहीं देखने को नहीं मिलता। फिर वो याद करते हैं कि द्वीप पर चलते समय अजीब सी शांति थी। कोई जानवर नहीं था, कोई कीड़ा नहीं था, कोई पंछी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनकी ये शंका और गहरी होती जाती है जब किसी दूसरे ग्रह का हिस्सा हो सकता है। उन्हें लगता है कि ये जो पूरा एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो अभी फ़िलहाल हैं, वो किसी दूसरे जगह का हिस्सा भी हो सकता है। पेज नंबर 34 पे हमें ये दिखाया जाता है कि प्रोफ़ेसर शंकु ये सोचते हैं कि अगर ये दूसरे ग्रह का हिस्सा हो सकता है, तो फिर ये सामान्य भूभाग नहीं है, क्योंकि वहाँ की चीज़ें ऐसी हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। फिर वो लिखते हैं कि जब अब हम अपने सपने वाले हिस्से में पहुँच चुके थे, तो सातों गायब साइंटिस्ट भी उन्हें यहाँ दिखाई देते हैं, जो घास पर आराम से लेटे थे, मानो वो आराम कर रहे हों, रेस्ट कर रहे हों। शंकु को अजीब लगता है कि ये वैज्ञानिक यहाँ इतने शांत क्यों हैं? वे सब जिंदा थे, लेकिन उनकी आँखों में चमक और ऊर्जा गायब थी। उन्हें एहसास होता है कि इस जगह ने शायद मनुष्य की बुद्धि और ऊर्जा को सोख लिया है। इसी बीच उन्हें अजीब-सी थकान और अजीब-सी थकान महसूस होने लगती है। फिर एक डेट यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उस डेट में उन्हें बताया जाता है कि गिरडी का सीन है 7th जुलाई ट्यूसडे 10:30 एएम का। उन्हें 69 लैंग्वेजेस आती थी, बट जब से वो वहाँ गए थे, उनमें से सिर्फ़ वो 56 लैंग्वेज ही याद कर पाते हैं। क्योंकि सब कुछ जब उन्हें सपने जैसा लगता है, तो उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि उनकी बुद्धि और ऊर्जा मानो किसी ने निकाल ली हो। द्वीप कोई रहस्यमयी शक्ति या शायद मानसिक ऊर्जा को खींच रही हो। वे अचानक बेहोश हो जाते हैं और जागने पर उन्हें पता चलता है कि वो अपने घर गिरिडीह में ही होते हैं और उनके दोस्त अविनाश बाबू ने उन्हें बताया कि वो 2 महीने से यहीं हैं और जो 69 लैंग्वेजेज़ उन्हें आती थी, उनमें से सिर्फ़ 56 ही उन्हें याद है, 13 अभी भी उनकी याददाश्त में वापस नहीं आई हैं। फिर उन्हें ब्रिटिश वैज्ञानिक सिडनी हैमलिन का एक लेटर मिलता है, जिसमें पता चलता है कि सभी 7 मिसिंग साइंटिस्ट भी वापस आ चुके हैं, पर वे बहुत कमज़ोर और थके हुए हैं। उन्हें भी कुछ भी अच्छी तरीके से याद नहीं है। शंकु यहाँ पर मन ही मन डर रहा है। अगर सब लोग उस द्वीप से न निकल पाते, तो शायद उनका जीवन खतरे में पड़ जाता। वो ये भी लिखते हैं कि फ्लोरोना की उस रहस्यपूर्ण घटना शायद कभी पूरी हल ही नहीं हो पाती। फिर वो बताते हैं कि शहर में खबरें हैं कि दुनिया के कुछ और लोग और कुछ और वैज्ञानिकों ने भी सपने में उस द्वीप को देखा। इससे शंकु की जो शंका है वो और मजबूत हो जाती है कि यह द्वीप शायद मानसिक ऊर्जा खींचने वाला कोई जीवित ग्रह तत्व हो सकता है। इस कहानी का जो सबसे रहस्यमयी हिस्सा है वो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन्हें लगता है कि अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें बार-बार अपनी तरफ बुला रही है। मानो कोई शक्ति है जो उन्हें उस द्वीप पर वापस जाने की बुला रही हो। लास्ट पेज पर पेज नंबर 36 और 37 पे हमें दिखाया जाता है कि अविनाश बाबू एक दिन शंकु से मिलने आते हैं और एक अजीब-सा फूल लेके आते हैं, जो उन्हें उसी अजीब दुनिया से पाया था। शंकु उसे अपनी प्रयोगशाला में अध्ययन करना शुरू करते हैं और पाते हैं कि यह फूल मानव मस्तिष्क की नसों जैसा है, इसकी संरचना बहुत ही असामान्य और उन्नत है। यह असली फूल जैसा बिल्कुल नहीं है। शंकु और अविनाश बाबू इस पूरे अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उन्हें हल्की-सी हँसी सुनाई देती है, जैसा कमरे में कोई मौजूद हो। अंत में प्रोफ़ेसर शंकु एक बात बताते हैं, उनके पास रखा एक रहस्यमय मोती जो अविनाश बाबू ने दिया था, उसका
रंग अचानक बदल गया। उन्हें याद आता है कि उनके पास एक एनहिलिन पिस्टल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनहिलिन पिस्टल है और एक ऐसा हथियार जिससे गोली चलाने पर वो चीज़ें पल भर में गायब हो जाती हैं। तो शंकु मोती पर निशाना लगाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे किसी को नुकसान न पहुँच पाए। और इसी रहस्य और रोमांच के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वॉकर ऑफ द स्नो। वॉकर ऑफ द स्नो में हमें का पोएम के शुरू में बताया जाता है कि स्पीकर और उसका साथी बर्फ से ढकी हुई घाटी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पीकर कहता है कि दिन ढल रहा है और दिन ढलने से पहले उन्हें हंटेड वैली को पार कर लेना चाहिए। इस पेज पर स्पीकर बताता है कि कैसे एक बार शैडो हंटर का श्राप लगा था और एक रहस्यमयी व्यक्ति जो बर्फ में चलता है लेकिन पीछे से कोई निशान फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर वातावरण के बारे में दिखाया जाता है, जो वहाँ का एटमॉस्फियर है। एटमॉस्फियर ये है कि दिसंबर की ठंडी रात है, सूरज पीला पड़ चुका था, बैंगनी बादल सराउंडिंग पर दिखाई दे रहे थे, हवा में बर्फ उड़ रही थी। ये सब कुछ मिलाकर एक बहुत ही मिस्टीरियल और फ़ियरफुल एटमॉस्फियर क्रिएट कर रहे थे। और पेज नंबर 45 पर ये दिखाया जाता है कि जंगल पूरी तरीके से शांत है और यहाँ पे शांत होने का मतलब ये है कि न पंछियों की आवाज़ है, न हवा की आवाज़ है, न किसी चलती चीज़ की आवाज़ है, बस उसके बर्फीले जूतों की आवाज़ ही उसे सुनाई दे रही है और इस बर्फीले मौसम में जो उसके जूतों की आवाज़ जो सुनाई दे रही है, तो स्पीकर काफ़ी अकेलापन फ़ील करता है और वो महसूस करता है कि अंधेरा बढ़ रहा है और वो चाहता था कि कोई साथ होता, तो इफ़ आई हैड बट कंपनी कोई साथ होता तो कितना अच्छा होता। तभी अचानक एक डस्की फ़िगर उसके साथ चलने लगता है और जब डस्की फ़िगर उसके साथ चलने लगता है, तो ये आकृति काफ़ी शांत, धीरे चलने वाली, ग्रे रंग के हुड वाले कपड़े उसने पहने हुए थे और जिसमें वो काफ़ी रहस्यमय मिस्टीरियस लग रहा था। वो वक्ता जब चल रहा था, तो पाँव की जो गति थी, मानो स्पीकर के पाँव की गति के बराबर ही चल रहा था, जैसे मानो उसकी नकल कर रहा है। रहस्य और डर यहाँ दोनों का माहौल यहाँ पर उसे दिखाई देता है। पेज नंबर 46 पे हमें दिखाया जाता है कि वह एक रहस्यमयी साथी है और जब वो स्पीकर के साथ वहाँ उस बर्फ में चल रहा है, तो कोई भी आवाज़ वो नहीं निकालता। तो उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। जब वो नाले के पास पहुँचते हैं तो उसे बहुत ही फ़ियर चिल बहुत ही तेज़ महसूस होता है, मानो जैसे कोई भूतिया एनर्जी उसके आस-पास हो। तब फिर अचानक वह रहस्यमयी आकृति बिना किसी निशान के मुड़ जाती है और बर्फीली ढेर स्नो ड्रिफ्ट में गायब हो जाती है। स्पीकर डर से वहीं एकदम स्टैच्यू की तरह बन जाता है और गिर पड़ता है। पेज नंबर 47 पे हमें दिखाया जाता है कि स्पीकर जो बर्फ में पूरी तरीके से गिर गया है, गिरने के बाद उसका जो शरीर है वो पूरी तरीके से जम गया है, उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, शरीर जमने लगा है। उसके सुबह अन्य उसके ट्रैपर साथी उसको ढूँढते हुए आते हैं और जब उसे बर्फ में पड़ा हुआ पाते हैं तो उसे बोलते हैं कि शायद उसने शैडो हंटर को देख लिया था और उसके श्राप में वो फँस गया। अब शैडो हंटर कौन है? तो शैडो हंटर एक भूत जैसा व्यक्ति है जो बर्फ पर चलता है और साथ में चलने वालों को धोखा देता है, लेकिन पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। पास आने वालों को बहुत ही भय और ठंड से वो बेहोश कर देता है। ट्रैपर्स कहते हैं कि शायद हो सकता है उसने वैसी ही आकृति देखी हो, जिससे कई लोग पहले भी डर चुके हैं। वक्ता बताता है कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो होली मैरी हैं, मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उन्होंने ही शायद उसको बचाया हो जिससे कि उसकी लाइफ़ अच्छे से चलने लगे। यहाँ पर हमें मोरल वैल्यूज़ दिए जाते हैं कि प्रकृति और कठिन परिस्थितियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बर्फीले जंगल और पहाड़ियाँ कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो उतनी ही खतरनाक होती हैं। अकेले खतरनाक रास्तों पर यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। हर रहस्यमयी चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। डर से भागने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कठिन परिस्थितियों में साथ होना हमेशा सुरक्षा देता है। मैकबेथ एंड द विचेस बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ एंड द विचेस में दिखाया गया है कि राजा डंकन स्कॉटलैंड का दयालु और प्रिय राजा है। उसके विरुद्ध मैकडोनल्ड नाम का शक्तिशाली बैरन बगावत कर देता है, जिसे नॉर्वे का राजा स्वैनो भी मदद करता है। लेकिन किसी तरीके से उसके दो बहादुर जनरल मैकबुथ और बैंको, ये दोनों युद्ध में अद्भुत साहस दिखाते हैं और अंत में स्कॉटलैंड की सेना विजय प्राप्त करती है। इस पूरी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं,
थ्री विचेस, मैकबेथ, बैंक्वे, रॉस और एंगस। सीन दिखाया जाता है कि युद्ध से लौटते समय मैकबेथ और बैंक्वे एक सुनसान मैदान में 3 चुड़ैलों से मिलते हैं। बिजली, कड़क, बादल गरज और ढोल की आवाज़ वातावरण को काफ़ी मिस्टीरियस बना देती है। पेज नंबर 50 पे हमें दिखाया जाता है कि जब इस मिस्टीरियस एटमॉस्फियर में ये इन तीनों के सामने वो चुड़ैलें जब आती हैं, तो इनकी पहली मुलाकात को दिखाया गया है। मैकबेथ के लिए लाइनें लिखी गई हैं, सो फेयर एंड फाउल अ डे। वो कहता है कि आज का दिन अच्छा भी लगा और बुरा भी। अच्छा क्योंकि युद्ध जीत गए, बुरा क्योंकि मौसम बहुत खराब है। बैंको चुड़ैलों को देखकर काफ़ी चकित हो जाता है। वो देखता है कि वे अजीब कपड़ों में हैं, उनकी उँगलियाँ सूखी हुई हैं, वे औरतें भी लगती हैं लेकिन उनकी दाढ़ियाँ हैं। उसे शक होता है कि वे मनुष्य नहीं हैं। तभी जो चुड़ैल हैं, विचेस हैं, वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करती हैं। मैकबेथ तुम्हें सलाम, तुम ग्लिम्स के थेन ऑफ ग्लेम्स हो। सेकंड विच कहती है मैकबेथ को सलाम, तुम थेन ऑफ पाउडर हो। थर्ड विचेस कहती हैं मैकबेथ को सलाम, तुम भविष्य में राजा बनोगे। तो बैंको इन चीज़ों को देखते हुए सवाल पूछता है कि चुड़ैलें सिर्फ मैकबेथ से बात कर रही हैं, उससे कुछ नहीं कह रही हैं। तो बैंको पूछता है कि क्या ये सच में सपना है या फिर कोई भ्रम है? तो पेज नंबर 51 में दिखाया जाता है कि फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच क्या कह रही हैं। फर्स्ट विच कहती हैं बैंकों के लिए भविष्यवाणी, तुम मैकबेथ से छोटे भी हो और बड़े भी, कम खुश भी होगे लेकिन ज़्यादा खुश भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। अब मैकबेथ जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन से एकदम इंस्पायर्ड हो चुका है, तो वो और ज़्यादा जानकारी जानना चाहता है कि और मेरे बारे में बताइए। तो वो पूछता है मैं थिन ऑफ पाउडर कैसे बन सकता हूँ? वो तो अभी जीवित है, तुम्हारी भविष्यवाणी कैसे सही होगी? तो फिर जो चुड़ैलें हैं वो गायब हो जाती हैं और जब चुड़ैलें गायब हो जाती हैं तो मैकबेथ के इस क्वेश्चन के बाद बैंको का रिस्पॉन्स आता है। वो कहता है यह जीव पानी के बुलबुले की तरह गायब हो गए हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें इस तरह की जो भविष्यवाणी है उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैकबेथ का जो उत्साह है, एक्साइटमेंट है, वो कहता है तुम्हारे बच्चे राजा होंगे। बैंको उल्टा जवाब देता है, अच्छा मेरे बच्चे राजा बनेंगे, आप भी तो राजा बनोगे। और फिर इसके बाद कहानी में एंट्री होती है रोस और एंगस की। इस प्ले में दिखाया गया है रोस और एंगस को। और जब रोस और एंगस का एंट्री होता है तो ये दोनों दूत मैकबेथ को राजा डंकन का मैसेज देने के लिए आते हैं। मैकबेथ को राजा डंकन का मैसेज देने के लिए आते हैं कि राजा मैकबेथ की जीत से बहुत खुश हैं और उन्होंने देश से उन्होंने उन्होंने बहादुरी से देश की रक्षा की है, इसलिए राजा चाहते हैं मैकबेथ तुरंत उनके पास आएँ। और एक महत्वपूर्ण घोषणा की जाती है, रॉस कहता है मैकबेथ राजा ने तुम्हें थिन ऑफ पाउडर भी घोषित कर दिया है। अब चुड़ैलों की पहली जो 2 भविष्यवाणियाँ थी वो सच हो जाती हैं। बैंको को आश्चर्य होता है क्या शैतान भी सच बोल सकता है? मैकबेथ को शक और खुशी दोनों एक साथ होती हैं। ग्लेम्स ऑफ पाउडर पर सबसे अच्छा तो अभी आने वाला है। बैंको मैकबेथ को सावधान करता है, वो कहता है बुरी शक्तियाँ पहले थोड़ा सच बोलती हैं, उसके बाद वो हमें धोखा देकर बर्बाद कर देती हैं। पेज नंबर 53 पे हमें दिखाया जाता है, मैकबेथ के अंदरूनी डर, दुविधा और महत्वाकांक्षा यहाँ पर हमें इंडिकेट होती है। मतलब वो ये मान चुका है मैकबेथ के मन में कि 2 भविष्यवाणियाँ तो सच हो चुकी हैं, तीसरी भविष्यवाणी भी सच होगी और तीसरी भविष्यवाणी मतलब मैं राजा बन सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ उसके अंदर एक खतरनाक विचार भी आने लगता है कि राजा बनने के लिए उसे किसी की हत्या करनी पड़ेगी। वह किंग डंकन की हत्या की कल्पना कर लेता है और डर जाता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, बैंको मैकबेथ की हालत समझ जाता है। वह रॉस और एंगस से कहता है हमारी हम हमारा जो मित्र है वो गहरी सी सोच में खो गया है। मैकबेथ का जो कन्क्लूज़न यहाँ पर निकल कर आता है वो मन में कहता है, यदि किस्मत चाहती है कि मैं राजा बनूँ तो किस्मत मुझे ही ताज पहनाएगी, भले मैं कुछ करूँ या ना करूँ। अंत में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैकबेथ बैंको से कहता है कि बाद में इन बातों पर चर्चा करेंगे, फिलहाल उन्हें राजा डंकन से मिलना है। तो जब राजा डंकन से वो मिलने के लिए जब जाते हैं तो फिर कहानी यहीं पर ख़त्म की जाती है। तो मोरल हमें यहाँ पर ये मिलता है कि अधिक महत्वाकांक्षा विनाश का कारण बनती है, अंधविश्वास पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। बुरी शक्तियाँ हमेशा मीठे शब्दों से ही शुरुआत करती हैं और लास्ट में सही सलाह सुनना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकों ने मैकबेथ को चिताया था लेकिन मैकबेथ अपने लालच को बढ़ने देता है और एक्सेस में बढ़ने देता है। चैप्टर नंबर 5 यूनिवर्सिटी डेज़। यूनिवर्सिटी डेज़ जेम्स टर्बर की आत्मकथा
माय लाइफ हार्ड टाइम से लिया गया है। पेज नंबर 61 पे हमें दिखाया जाता है कि राइटर अपने यूनिवर्सिटीज़ दिनों की एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। लेखक की सबसे बड़ी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो बॉटनी है। लेखक कहता है कि उसने अपने सभी कोर्स जो हैं वो पास कर लिए हैं, लेकिन बॉटनी वो पास नहीं कर पाया। उसका कारण है कि माइक्रोस्कोप में कभी भी एक भी प्लांट सेल उसे दिखाई नहीं देता था। उसकी जो लैबोरेटरी में जो सिचुएशन थी, बॉटनी के सभी स्टूडेंट को हर हफ्ते 1 घंटे, मतलब 1 घंटे से कई ज़्यादा घंटे माइक्रोस्कोप पर काम करना होता था। बाकी छात्र जो थे माइक्रोस्कोप में कोशिकाएँ देखते, उसकी ड्राइंग बनाते थे, लेकिन राइटर कुछ भी नहीं देख पाता था। सिर्फ़ उसे सफ़ेद नेबुला, धुंधली-सी मिल्की वे टाइप की चीज़ें दिखती थी। और जब इंस्ट्रक्टर जब भी उनके पास आता था तो उसको गुस्सा ही आता था। इंस्ट्रक्टर पहले तो उसे प्यार से समझाते थे, लेकिन बार-बार बताते थे कि सेल कैसे दिखती है। आखिर में वे गुस्सा जाते हैं और सोचते हैं कि लेखक जानबूझकर ऐसा नाटक कर रहा है। और राइटर की यहाँ पे ये शिकायत है, वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन प्रोफ़ेसर कहते हैं कि खूबसूरती इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ मैकेनिक्स समझो। अब राइटर की परेशानी है कि कई बार देखने के बाद भी उसे सिर्फ़ नेबुला, धुंधला ही पदार्थ दिखता है। स्पष्ट कोशिकाएँ उसे कभी दिखाई नहीं देती। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन पेज नंबर 61। पेज नंबर 62 पे उसे दिखाया जाता है कि ही इज़ गोइंग टू से बॉटनी प्रयोग की कठिनाइयाँ और प्रोफ़ेसर की जिद इस पेज पर उसे दिखाई देती हैं। और जब लेखक ड्राइंग बनाता है तो उसने माइक्रोस्कोप में उसे बस दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ दिखा। प्रोफ़ेसर कहते थे, उसे तो साफ-साफ प्लांट सेल दिखने चाहिए, लेकिन लेखक हमेशा मिल्क जैसा ही दिखता था। प्रोफ़ेसर का सपना ऐसा होता है कि जब वो छुट्टी से लौट कर आएगा तो शायद अब तक हमारा राइटर सीख गया होगा और वो फिर से सेल स्ट्रक्चर सिखाने के लिए जाता है। सभी छात्र अपनी नोटबुक में सेल्स बना रहे थे और उनका सुंदर-सुंदर ड्राइंग भी था, लेकिन राइटर को कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्रोफ़ेसर फिर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और प्रोफ़ेसर लगभग डिसअपॉइंटेड होकर कहते हैं कि हम हर एडजस्टमेंट के साथ कोशिश करेंगे, अगर तुम इस बार नहीं देख पाए तो मैं टीचिंग छोड़ दूँगा। अभी लास्ट सरप्राइज़ होता है कि नंबर ऑफ एडजस्टमेंट करने के बाद भी लेखक को एट लास्ट कुछ दिखाई नहीं देता है। एक अनवेरिगेटेड कई रंगों डिज़ाइन वाला कंस्टलेशन, यानी छोटे-छोटे बिंदुओं का पैटर्न बनाता है। जब ये चित्र बनाता है, तो प्रोफ़ेसर बहुत ही होपफुल के साथ मुस्कुराते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी मुस्कुराहट जो है वो डिसअपॉइंटेड में बदल जाती है, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि ये सेल नहीं, ये उनकी आँख की ही तस्वीर है। नाउ ऑन पेज नंबर 63। अब बॉटनी के अलावा एक और चीज़ है जि जिससे हमारा राइटर बहुत ही तकलीफ़ में रहता है, एंड दैट सब्जेक्ट नोन एज़ इकोनॉमिक्स। कह रहे हैं कि राइटर को इकोनॉमिक्स भी बहुत कठिन लगता है, पर उसने किसी तरीके से इसे पास किया। एक पर्सन है बोलेंस्विस। बोलेंस्विस यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम की बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फ़ेमस खिलाड़ी थे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम बहुत ही फ़ेमस थी। और बुल बुलेंस्विस एक अच्छा खिलाड़ी भी था, तो उसको खेलने के लिए अच्छे अंक चाहिए थे, तो इसीलिए सारे शिक्षक उसे पास कराने में उसकी मदद करते थे। और जो सारे टीचर्स थे, वो मीन्स प्रोफ़ेसर्स जो थे, वो भी काफ़ी लीनिएंट थे, किसके लिए? बुलेंस्विस के लिए। वो उससे आसान प्रश्न पूछते थे, उसे कभी डाँटते नहीं थे, किताबें समझाने में भी उसकी पूरी मदद करते थे। एक दिन इकोनॉमिक्स की क्लास में ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विषय पढ़ाया जा रहा था। आज प्रश्न का उत्तर देने की बारी वोलेंस्किस की थी। प्रोफ़ेसर ने एक प्रश्न पूछा, और बहुत ही साधारण-सा प्रश्न था कि एक साधारण ट्रांसपोर्ट का नाम बताओ। वोलेंस्किस का चेहरा पीला पड़ गया, वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। मतलब उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि वो किस ट्रांसपोर्टेशन का नाम बताए। नाउ ऑन पेज नंबर 64। तो जब उसे ये बिल्कुल चीज़ समझ में नहीं आई, तो इस पेज पर क्लासरूम का मज़ेदार माहौल दिखाया जाता है। वोलेंस्किस का जो संघर्ष है, प्रोफ़ेसर बार-बार उससे कहते हैं, बस एक साधारण ट्रांसपोर्टेशन का नाम बता दो। क्लास की प्रतिक्रिया ये होती है कि पूरा क्लास प्रोफाउंड साइलेंस छा जाता है। सभी स्टूडेंट चुपचाप अपनी बेचैनी से अपने-अपने स्थान पर बैठे हुए थे। मिस्टर बेसम एक मज़ेदार तरीका अपनाते हैं। प्रोफ़ेसर बेज़म ने माहौल को हल्का करने के लिए एक धीमी आवाज़ में कहा, ट्रेन जैसी आवाज़ निकाली, शू, शू, शू। पूरी क्लास हँसने लगती है। वोलेंस्किस को काफ़ी शर्मिंदगी फ़ील होती है, वो लाल हो जाता है, वो हाथ मलने लगता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। एक छात्र ने ट्रेन की आवाज़ की नकल भी की, और अंततः हमारा जो वोलेंस्किस है, वो जवाब देता है कि ट्रेन है। प्रोफ़ेसर पूछते हैं कि हाउ डिड यू कम टू कॉलेज दिस ईयर? वोलेंस्किस ने शर्माते हुए कहा, आई गेट एन अलाउंस अलाउंस।
प्रोफ़ेसर ने कहा, "नहीं, ट्रांसपोर्ट का नाम बताओ, तुम्हारी सवारी का नाम।" तो लास्टली उसने कहा, "ट्रेन।" प्रोफ़ेसर इस चीज़ पर बहुत खुश होते हैं। अब हमें लास्ट में ये दिखाया जाता है कि जो राइटर है उसे उसका जिम्नेज़ियम का भी जो एक्सपीरियंस है वो कैसा दिखाया गया है। कह रहे हैं कि जिम पास करने के लिए स्विमिंग सीखना बहुत ज़रूरी था और उसे स्विमिंग भी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो कभी ना तैरा था, ना वो तैरना कभी सीखा। लेकिन उसने जिम पास कर लिया था क्योंकि किसी और स्टूडेंट ने उसकी जगह स्विमिंग का एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है एज़ अ मोरल वैल्यू कि हर छात्र की क्षमता अलग-अलग होती है। शिक्षक का धैर्य और प्रोत्साहन बहुत मायने रखता है। दबाव या मज़ाक से सीखना कठिन हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया में संघर्ष भी स्वाभाविक है। हास्य जीवन को हल्का और सुखद बनाते हैं। द ऑल एंड द स्पैरो। द ऑल एंड द स्पैरो के बीच एक मज़ेदार कन्वर्सेशन को यहाँ पर दिखाया गया है। सीन है यहाँ पर दिसंबर की शाम का मिस्टर ऑल और मिस्टर स्पैरो का और शाम के वक़्त ऑल के लिए जो नाइट है वो जागने का टाइम है और स्पैरो के लिए जो नाइट है वो स्लीपिंग का टाइम है। तो दोनों अब अपने-अपने नेचर और अपने-अपने जो बिहेवियर है उसको यहाँ पर दिखाते हैं। उल्लू की नींद और भ्रम है। उल्लू अपने पंख फैलाते हुए कहता है कि ओह देखो! अंधेरा हो गया, दिन की रोशनी कितनी जल्दी चली गई। उसे लगता है अब उसे बहुत देर तक सोता रहा, अब उसे उठना चाहिए। वह सोचता है अच्छे समय का पालन करना चाहिए यानी जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। तो जब गौरैया स्पैरो एंट्री करती है तो कहती है तुम इतने थके हुए हो कि सोने नहीं चले जाते, ये तो सोने का समय है। मतलब स्पैरो के अकॉर्डिंग तो रात का टाइम सोने के लिए होता है क्योंकि सूरज डूब चुका है। तो जो ऑल है उसका अपोज़ करता है, वो कहता है कि सोने का समय क्या कहा तुमने? क्योंकि जो ऑल है उसके अकॉर्डिंग जो दिन का टाइम होता है वो सोने का टाइम होता है। तो दोनों का यहाँ पे तर्क-वितर्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। स्पैरो कहती है कि यह बात उसे बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि ऑल कहता है कि स्पैरो की जो अक्ल है वो खराब हो गई क्योंकि वो उल्टी बात कर रहा है। इसी बात पे बहस बहुत तेज़ हो जाती है। स्पैरो गुस्से में ऊँची वाली डाल पर जाकर बैठ जाती है और वो जो ऑल है उसको इम्पुडेंट कहती है कि आप कायर हैं और बदतमीज़ भी हैं। उल्लू भी उसे नॉनसेंस बोलने वाला कहने लगता है। दोनों एक-दूसरे की आदतों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। गौरैया कहती है कि ये रात का टाइम सोने का टाइम है, तो उल्लू कहता है नहीं, दिन का टाइम सोने का टाइम है, रात का नहीं। अब दोनों अपने-अपने प्राकृतिक स्वभाव को सही साबित करने में लगे हुए हैं। पेज नंबर 71 पे इनकी बहस और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बहस का चरम और गलतियों की बाढ़ सी आ जाती है, क्योंकि ऑल कहता है कि स्पैरो वही बात दोहरा रही है जो गलत है और स्पैरो कहती है कि गलत तो उल्लू है। दोनों एक-दूसरे पर और यहाँ आरोप लगाते हैं। स्पैरो कहती है अब बकवास कौन कह रहा है? तो ऑल कहता है तुम निर्लज्ज चिड़िया हो, तुम हिम्मत कैसे कर सकती हो मुझे जवाब देने की? तो ऑल स्पैरो को अपस्टार्ट कहता है यानी घमंडी, खुद को बहुत बड़ा समझने वाली। तो स्पैरो कहता है तुमने मुझे स्टार्ट कहा, अपस्टार्ट मैं नहीं, अपस्टार्ट तुम हो। तो ऑल अंतिम चेतावनी देता है, वो कहता है वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम अपना बचाव करो, यानी अब बात लड़ाई तक पहुँच गई है। तो इस पूरे पोएम का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत ही ह्यूमरस वे में दिखाया जाता है कि 2 अलग-अलग प्रकृति के जीव अपनी आदतों को ही सही समझते हैं और दूसरों की आदतों को गलत समझते हैं। पूरे पाठ का जो मोरल मैसेज है हर जीव, हर इंसान अपनी आदतों, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग खुद को सही मानता है। उल्लू के लिए दिन में सोने का समय सही है, स्पैरो के लिए रात को सोने का समय सही है। दोनों की आदतें अलग हैं, इसलिए सोच भी अलग-अलग है। विचार अलग विचार होना गलत नहीं होता, अलग सोचना नॉनसेंस नहीं होता। हमारी आदतें दूसरों की नज़र से अजीब लग सकती हैं, दूसरों की जो दृष्टि है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम सिर्फ़ अपने नज़रिए को सही मानेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा जैसा स्पैरो और ऑल के साथ हुआ। कन्वर्सेशन में हमेशा पीसफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। गुस्सा और अपशब्द बातचीत को बहस से लड़ाई में बदल देता है और लास्ट में हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है उसमें बहुत ही विविधता है। हर पंछी, हर इंसान अपने जीवन की टाइमिंग पर चलता है। हमें इन सभी का सम्मान करना चाहिए। द रैंसम ऑफ रेड चीफ बाय ओ हेनरी। कहानी की शुरुआत दक्षिण अमेरिका के साउथ अल्बामा से होती है। कहानी के 2 किडनैपर बिल ड्रिस्कॉल और सैम नरेटर
वे एक छोटा और शांत गाँव समिट में आते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर किसान रहते हैं। दोनों को अपनी नकली ज़मीन खरीदने के प्लान के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वे मानते हैं कि गाँव के माता-पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वहाँ पर रैनसम लेना बहुत आसान होगा। दोनों एक लड़के को निशाना बनाते हैं और लड़का है एबनेज़र डोरसेट का बेटा 10 साल का लाल बालों वाला, फ्रेकल्स वाला। वे लड़के को बगी में डालकर एक पहाड़ी पर लेके जाते हैं और वो ऊँची पहाड़ी पर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वहाँ से वो गाँव वालों पे नज़र रख सकें। और जब गाँव वालों पे नज़र रख पाएँगे तो फिर वो ये देख पाएँगे कि गाँव में कैसा माहौल है बच्चे के खोने के बाद। गुफ़ा में आने के बाद लड़का बिल्कुल नहीं डरता, मतलब यहाँ पे तो अलग ही हो गया। गुफ़ा में आने के बाद लड़का बिल्कुल नहीं डर रहा है, वो अपने आप को रेड चीफ नाम देता है, एक इंडियन योद्धा जैसा। वो बिल और सैम को अपने खेलों में घसीटता है, चिल्लाता है, युद्धनाद करता है, दोनों का जीना मुश्किल कर देता है। सैम थोड़ा आराम करने जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि रेड चीफ ने पिछली रात उसे धमकी दी थी कि उसे अगली सुबह वो आग में जला देगा। बिल डरा रहता है और पूछता है, "क्या कोई इस लड़के को लेने के लिए पैसा देगा?" सैम कहता है कि माता-पिता ऐसे बदमाश बच्चों को और ज़्यादा प्यार करते हैं। सैम पहाड़ की चोटी से देखता है लेकिन गाँव में कोई हलचल नहीं हो रही है, गाँव बिल्कुल शांत है। मतलब किसी को भी इस लड़के के गायब होने की कोई चिंता ही नहीं है। लड़का अपनी जेब से कुछ निकाल कर बाहर खेलने चला जाता है जैसे कि वो कैदी हो ही ना। सैम कहता है कि रात को फिरौती की चिट्ठी लिखनी होगी और उसमें वो $2000 की डिमांड करेगा। तभी अचानक गुफ़ा में युद्ध जैसा शोर होता है और युद्ध जैसा शोर क्या है कि जो रेड चीफ है उसने हमला कर दिया है और बिल पर हमला करता है, स्लिंग से पत्थर फेंकता है। एक पत्थर बिल के कान के पास लग जाता है और बिल गिर जाता है। सैम उसे खींचकर बाहर लेकर आता है और जब वो बाहर लेकर आता है तो उसे पानी डालकर उसे होश में लेके आता है। बिल डर के मारे सैम से कहता है कि प्लीज़ जो फिरौती की जो रकम है वो 1500 कर दो, बाकी 500 मैं खुद दे दूँगा। सैम बिल की हालत को देखकर उसे दया आ जाती है, वो मान जाता है। दोनों एबनेज़र डोरसेट को लेटर लिखते हैं कि हमने आपके बेटे को छुपाया है। $1500 अगर आप हमें दे देंगे तो हम आपके बेटे को लौटा देंगे। हमें जवाब आज रात साढ़े 8 बजे तक चाहिए। तो सैम जब पत्र भेजने के लिए जैसे ही वो निकलता है, रेड चीफ बिल को एक नए खेल में फँसा लेता है। वो बिल को घोड़ा बनाकर लेता है। जब घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और अपनी इंडियन फ़ौज को चेतावनी देने के लिए बिल को दौड़ाता है और जब बिल को दौड़ाता है तो सैम वापस आता है, तो वहाँ पर उसे बिल और वो लड़का दोनों गायब दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद बिल लौटता है थका हुआ, चोट खाया हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। वो कहता है, "सैम, तुम मुझे गद्दार कहोगे लेकिन लड़का घर चला गया, मैं उसे नहीं रोक पाया, उसने मुझे पीटा, काटा, लात मारी, लुढ़कती हुई पहाड़ी से नीचे खींच लिया।" सैम डर जाता है कि अब फिरौती नहीं मिलेगी, तब वो बिल से कहता है, "पीछे देखो" और लड़का हँसता हुआ वापस वहीं खड़ा मिलता है। बिल लगभग बेहोश होने को है। पेज नंबर 78 पे हमें दिखाया जाता है कि सैम बिल को शांत कहता है और कहता है कि रात में फिरौती लेने के लिए हम जाएँगे, रैनसम लेने के लिए जाएँगे। सैम जगह पर जाता है, लौटने पर डॉरसेट की चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम्हारी माँगें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि आई रिसीव्ड योर लेटर मुझे तुम्हारा पत्र मिला लेकिन तुम्हारी जो माँगें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक और प्रपोज़ल देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे। यदि तुम जॉनी को घर लेकर आओगे और मुझे $250 कैश दोगे तो मैं उसे वापस लेने के लिए सहमत हो जाऊँगा। अच्छा होगा कि तुम रात में वापस आना क्योंकि अगर नेबर ने देख लिया कि ये गायब हो चुका है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा और वो तुम्हें ही उस बच्चे को वापस लेके जाना होगा, मैं उसे वापस नहीं लूँगा। अब जब ऐसी बातें हो जाती हैं, तो वहाँ पर वो दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आते हैं कि वो क्या करें। क्योंकि कोई पिता ऐसा है जो अपने बेटे से इतना परेशान है कि वो बदले में पैसे भी लेगा, देगा ही नहीं। लड़का बिल की टाँग पकड़कर रोने लगता है, वो घर नहीं जाना चाहता। बिल उससे पूछता है, "तुम कितनी देर तक पकड़ के रखोगे?" तो डॉर्सेट कहता है, "बस 10 मिनट।" क्योंकि लड़का इतना तंग करने वाला था कि 10 मिनट से ज़्यादा रोकना बिल्कुल कठिन है। बिल और सैम लड़के को रात में ही वापस ले आते हैं। रेड चीफ और उसका पिता देखते ही चीख-पुकार करता है। बिल जल्द ही $250 डॉर्सेट के हाथ में देकर लड़के को छुड़ाता है। सैम और बिल गाँव से भागते हुए दूर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि लड़का फिर उनका पीछा कर लेगा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। 2 किडनैपर ही पीड़ित बन जाते हैं। कहानी का जो मोरल मैसेज यहाँ पर दिखाया जाता है कि कभी-कभी बुराई का परिणाम जो है उल्टा पड़ जाता है। सैम और बिल ने लालच में आकर अपहरण किया लेकिन खुद ही वो
मुसीबत में फँस गए। हर योजना उम्मीद के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। उन्होंने सोचा था कि वो सॉरी उन्होंने सोचा था कि वो $2000 कमाएँगे लेकिन उल्टा $250 देकर वो वापस चले जाते हैं। बच्चों की मासूमियत और ऊर्जा को कम नहीं आँकना चाहिए। रेड चिफ ने 2 अनुभवी अपराधियों को भी पागल बना दिया। सेकंड लास्ट में हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि लालच और गलत इरादे से कभी सुख नहीं मिलता। गलत काम हमेशा व्यक्ति को नुकसान ही पहुँचाता है और लास्ट में हमें ये सीखना चाहिए कि हास्य हमें सिखाता है कि कठिन परिश्रम में भी मज़ेदार हो सकती है। ये कहानी मज़ाकिया अंदाज़ में बताती है कि सबसे मज़बूत व्यक्ति भी एक बच्चे से हार सकता है। मिलियनेयर पिकनिक बाय रे ब्रैडबरी। आपने इस चैप्टर में देखना है कि एक परिवार है जो कि मंगल ग्रह पर पहुँच चुका है। उस परिवार में माता-पिता और 3 बच्चे हैं। नाव, बोट की मदद से वो मंगल सतह पर उतरते हैं। बच्चे थोड़ा एक्साइटेड हैं, लेकिन थोड़ा डरे हुए भी हैं। पिता बताते हैं कि वो यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत है, लाल रेत से भरा हुआ है। पिता बच्चों को आस-पास दिखाते हैं और कहते हैं कि यह जगह अब उनकी नई शुरुआत का स्थान होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट पेज नंबर 89। ऑन पेज नंबर 90 यू विल सी परिवार मंगल के पुराने शहरों के खंडहर को देखता है और बच्चे पूछते हैं कि मंगल ग्रह पर पहले कौन रहता था? तो पिता बताते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ मंगलवासी मार्शियन रहते थे। संस्कृतिपूर्ण, शांत और बुद्धिमान, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मौन माँ यहाँ पर इस नए वातावरण में थोड़ा-सा असहज महसूस करती है, बट परिवार धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता है। परिवार जब आगे बढ़ रहा होता है, तो इस कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि परिवार अब मंगल ग्रह के एक नहर कैनाल के पास रुकता है। पिता बच्चों को मछली पकड़ने देते हैं, परिवार हल्की-फुल्की बातचीत करता है और धीरे-धीरे वहाँ पर एक डेस्टिनी खुलकर आती है कि ये सिर्फ़ एक छुट्टी नहीं है। पिता धरती के बारे में चिंतित दिखते हैं और वो बताते हैं कि धरती पर हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं और युद्ध का संकेत दिया जा रहा है। बच्चे अभी भी बहुत मासूम हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि पिताजी जो बता रहे हैं उसका मतलब क्या है? पिताजी सच बताना शुरू करते हैं पेज नंबर 92 पे। पिताजी सच बताना शुरू करते हैं कि वो सिर्फ़ यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आए हैं। धरती पर युद्ध छिड़ चुका है, शहर नष्ट हो रहे हैं और वे अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर लेके आए हैं। माँ थोड़ा घबरा जाती है लेकिन पिताजी उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि मंगल ग्रह पर वो एक नया जीवन शुरू करेंगे। बच्चे पूछते हैं कि क्या कब कभी वो पृथ्वी पर लौट पाते हैं? तो पिताजी कहते हैं कि शायद नहीं, वो कभी पृथ्वी पर नहीं लौट पाएँगे। अब यहाँ पर वो पृथ्वी की सभ्यता और मार्स की सभ्यता के बारे में भी बात करते हैं कि दोनों सभ्यताओं में से कौन-सी सभ्यता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पेज नंबर 93 पे ये दिखाया जाता है कि पिताजी अब बच्चों को मंगल के पुराने इतिहास के बारे में बताते हैं कि कैसे मंगलवासी जो मंगल ग्रह के लोग थे मार्शियन, शांतिप्रिय थे, कैसे वे सुंदर चीज़ें बनाते थे, कैसे वे धीरे-धीरे खत्म हो गए। वो बच्चों को बताते हैं कि इतिहास में जो मार्शियन ने गलती की है, इंसान को वो गलती नहीं करनी चाहिए और इसी बीच वे एक छोटी-सी नाव में मंगल ग्रह की जो नहर है, कनाल है, उसमें घूम रहे हैं। कहानी काफ़ी शांत और भावुक हो जाती है और इसी दौरान पिताजी ये देखते हैं कि सूरज ढल रहा है और आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को कुछ मार्शियन के निशान दिखाई देते हैं और वो निशान सिर्फ़ निशान नहीं हैं, वो घरों के अवशेष, दीवारों पर पुरानी कला और वो बताते हैं कि मंगलवासियों ने हमेशा शांति, सरलता और समझ को महत्व दिया। परिवार समझने लगता है कि वे सिर्फ यहाँ रहने नहीं आए हैं, बेहतर इंसान बनकर एक नई सभ्यता की शुरुआत करने आए हैं और इस नई सभ्यता की शुरुआत में वो पहले इंसान होंगे, पहला परिवार होगा। पिता बच्चों को मंगल ग्रह पर अपना परिवार दिखाते हैं और जब मंगल ग्रह पर अपना परिवार दिखाते हैं, यहाँ परिवार का मतलब है कि उन्हें अपना घर दिखाते हैं, पेज नंबर 95 पे और जब उन्हें अपना नया घर दिखाते हैं, तो वो कहते हैं अब से वे मंगल मतलब मार्स के निवासी हैं। माँ भी अब इस फैसले के साथ खुद को सहज महसूस करने लगती है, कंफर्टेबल फ़ील करती है और पिता परिवार को बताते हैं कि अब वो यहीं रहेंगे, खेती करेंगे, खेती से नई-नई फसलें उगाएँगे, नया जीवन बनाएँगे और पृथ्वी की गलतियाँ को नहीं दोहराएँगे। पृथ्वी की गलतियाँ वो युद्ध की कला
और यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी दिखाई जाती है पेज नंबर 95 पे ही कि एक और परिवार है बर्ट एडवर्ड का। बर्ट एडवर्ड भी अपनी फैमिली के साथ ही आने वाले हैं, उनका शिप हिडन है। दोनों ने ये डिसाइड किया था, दोनों मतलब कौन? यहाँ पर टिमोथी के पिताजी ने और बर्ट ने, दोनों ने ये डिसाइड किया था कि दोनों अलग-अलग टाइम पर मार्च पर जाएँगे। और जब वो अलग-अलग टाइम पर मार्च पे जाएँगे, तो फिर अपने परिवारों को वहाँ पर वो पहुँचाएँगे। इसी दौरान पेज नंबर 96 पे हमें दिखाया जाता है और क्या दिखाया जा रहा है कि ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बच्चे पूछते हैं कि मंगलवासी कौन है? तो पिता उन्हें एक पानी की नहर के किनारे ले जाते हैं और कहते हैं कि मंगलवासी यही हैं और वो पानी में झाँकते हैं और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही चेहरा दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वे मार्स पर रहने के लायक हो चुके हैं। वे मंगल पर एक नई सभ्यता, एक नया भविष्य बनाएँगे शांति, समझ और सीख के साथ। यहाँ पर एक चीज़ और भी है जहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि पिताजी आपने वो रॉकेट क्यों जला दिया? तो वो बताते हैं कि मैंने रॉकेट सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए जला दिया कि हम ना तो वापस जा सके और ना ही कोई हमारा पता लगाते हुए यहाँ पर आ सके। माइकल दौड़ते हुए जब उनके पास आता है तो वो कहता है कि पिताजी क्या वास्तव में ये हमारा ही शहर है? तो पिताजी उससे कहते हैं जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है ये प्लैनेट सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा ही है, ये प्लैनेट हमारा है। और वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं जैसे उन्हें समझ में आ जाता है कि वो किंग ऑफ द हिल हैं। वो उस लाइन का मतलब समझना चाहते हैं जो उनके पिताजी ने कहा है लेकिन उन्हें समझ में आ चुका था कि ये जो संसार है ये वाक़ई काफ़ी बड़ा है और विशाल है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स के वैज्ञानिक का जो ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कवि को यह लगा कि गणनाओं में उलझकर वह तारों की वास्तविक जादुई सुंदरता को खो रहा है, इसलिए उसने कक्षा को छोड़कर जिस क्लास में तारों के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ को छोड़कर वो खुद जाता है, तारों को देखता है, जहाँ पर उसके असली शांति और सौंदर्य मिलता है। कहानी हमें ये बताती है, कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पोएट वॉल्ट व्हिटमैन का एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत ही फ़ेमस एस्ट्रोनॉमर का एक्सपीरियंस स्पीच सुनने के लिए जब वो जाते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर उन्हें तारों और अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिक तरीके से बताता है। पार्ट पार्ट वाइज़ मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। जो वहाँ पे स्पीच दिया जा रहा है उसका एटमॉस्फियर है, कवि बताता है कि एस्ट्रोनॉमर तारों के बारे में चार्ट, आँकड़े और ग्राफ और गणनाएँ दिखा रहा था। वो तारों की दूरी, आकार और उनके बीच का अंतर, माप, जोड़-घटाव आदि सब कुछ गणितीय और वैज्ञानिक रूप से समझा रहा था। दर्शक खचाखच भरे हुए थे और हर बात पर एस्ट्रोनॉमर को तालियाँ मिल रही थी, लेकिन पोएट इन सब को सुनकर उबाऊपन और थकान महसूस करने लगता है। कवि की जो आंतरिक प्रतिक्रिया होती है, पोएट कहता है, इतने सारे आंकड़े और सिद्धांतों और गणनाओं से उसका मन काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया और वो काफ़ी टायर्ड फ़ील करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे विज्ञान का ये तरीका तारों की असली सुंदरता को महसूस करने की उसकी क्षमता को कम कर रहा है। कविता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ जब आता है, तो कवि धीरे से हॉल से निकल जाता है। वो किसी शोर या तालियों से भरे कमरे में नहीं रहना चाहता। वो रात के वक़्त जब बाहर निकलता है तो शांत और मिस्टिकल वातावरण में पहुँच जाता है। यहाँ पर वो एनवायरनमेंट के साथ अपना वास्तविक कनेक्शन फ़ील करता है। बाहर आकर पोएट अकेले घास पर लेट जाता है, शांति रात्रि के समय आकाश को देखता है, बिना किसी गणना, आँकड़े या वैज्ञानिक व्याख्या साइंटिफिक एक्सप्रेशन के थ्रू तारों को अपनी आँखों से देखता है। और पोएट लास्ट में हमें ये बताता है कि असली सुंदरता हमेशा संख्याओं और सिद्धांतों में नहीं होती। कभी-कभी हमें प्रकृति को महसूस करना पड़ता है, उसे शांति से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साइंस उपयोगी है लेकिन एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा अधिक गहरा और सुंदर होता है। इस पेज पर कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर पेज नंबर 104 पे हमें ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज एक छोड़े हुए अबैंडन घर में प्रवेश करता है क्योंकि उसका पालतू जो है वो वहाँ पर भागकर आ गया है। उसे पता चलता है कि ये घर इरिक नाम के वैज्ञानिक साइंटिस्ट का है और उसकी बेटी एनी का है।
जॉर्ज को घर बहुत ही अव्यवस्थित, बहुत ही मेसी टाइप का लगता है, हर जगह किताबें और कागज़ बिखरे पड़े हैं, लेकिन उसे वहाँ रखी हुई चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। फिर जॉर्ज इरिक के बहुत ही ख़ास, उन्नत, स्पेशल और पावरफुल कंप्यूटर को देखता है और जब कंप्यूटर को देखता है तो ये कंप्यूटर काफ़ी छोटा, बेहद चमकीला और अद्भुत, ग्लॉसी और स्मार्ट है। इस कंप्यूटर में एक अंतरिक्ष यान जैसी आवाज़ है, जैसे ये कोई स्पेसशिप चला रहा हो। इसी दौरान कंप्यूटर से एक अजीब-सी मैकेनिकल आवाज़ निकलती है, "यू हैव फॉरगॉटन समथिंग।" ये सुनकर जॉर्ज डर जाता है। इरिक को भी सरप्राइज़ होता है, फिर कंप्यूटर कहता है, "यू हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड मी।" यानी इरिक ने इस कंप्यूटर का परिचय नहीं कराया। पेज नंबर 105 पे जब हम आते हैं और देखते हैं कि इरिक शर्मिंदा होकर जॉर्ज से परिचय कराता है और कहता है, "दिस इज़ कॉस्मॉस, मेरा कंप्यूटर।" और इस बात को सुन के कॉस्मॉस खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बताता है, जो भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों से भी ज़्यादा ताकतवर है। जॉर्ज उससे बात करने में थोड़ा नर्वस फ़ील करता है क्योंकि उसने इसके पहले कभी किसी कंप्यूटर से बात नहीं की थी। जॉ कॉस्मॉस कहते हुए इरिक की बात काट देता है और अपने शानदार कामों के बारे में एक्साइटमेंट करने लगता है, शिखी बखारने लगता है और वो कहता है कि वह नैनो सेकंड में अरबों गणनाएँ कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी दे सकता है क्योंकि वो बहुत ही सरप्राइज़िंग फैक्ट है। इस पेज पर ये साफ-साफ दिखाया गया है कि कॉस्मॉस एक कंप्यूटर होते हुए भी काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी टची और घमंडी है। पेज नंबर 106 ऑन अ पेज नंबर 106 व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट इरिक जॉर्ज को बताता है कि कॉस्मॉस उन्हें दिखाएगा कि एक तारा कैसे बनता है। कॉस्मॉस एक छोटी-सी धुन फैनफेयर बजाते हुए यूनिवर्स का स्वागत करता है। कमरे में धीरे-धीरे अंधेरा होने लगता है। एनी आराम से सोफ़े पर बैठी हुई है। जॉर्ज को भी पास बैठने के लिए बुलाती है, तभी कॉस्मॉस की एक स्क्रीन से एक चमकीली सफ़ेद किरण निकलती है। ये कुछ क्षणों तक हवा में घूमती है, फिर एक आकृति बनाने लगती है। जॉर्ज बोलने ही वाला था कि इरिक बताता है, "यह एक खिड़की है, विंडो, ब्रह्मांड की खिड़की।" अब कमरे के बीचों-बीच में वहाँ पर वहाँ पर हवा में लटकी हुई खिड़की जैसी संरचना बन जाती है, शीशे का पैन, फ्रेम और उसके पार दिखता हुआ अनजाना दृश्य। जॉर्ज के लिए ये बिल्कुल जादुई था, मतलब जॉर्ज ने इसके पहले ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। पेज नंबर 107 पे हमें दिखाया जाता है कि इस खिड़की से जॉर्ज को बाहर बहुत ही गहरा अंधकार दिखाई देता है, जो छोटे-छोटे चमकीले तारों से भरा हुआ है। कॉस्मोस बताता है कि ब्रह्मांड में अरबों-खरबों तारे हैं और नए-नए तारे हमेशा बन रहे हैं। जॉर्ज पूछता है कि एक तारे को बनने में कितना समय लगता है? तो कॉस्मोस कहता है लाखों साल लगता है। एरिक मज़ाक में कहता है वह प्रक्रिया को तेज़ करके दिखाएगा ताकि जॉर्ज रात को आराम से घर जा सके। फिर जॉर्ज खिड़की के नीचे एक कोना नोटिस करता है जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, एक काला-सा धब्बा है। इरिक और कॉस्मोस बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बादल है, गैस और धूल का एक विशाल बादल जिसमें नए-नए तारे बनने वाले हैं। ये बादल इतना बड़ा है कि इसके अंदर लाखों-लाखों पृथ्वी आ सकती है। पेज नंबर 108 ऑन अ पेज नंबर 108 वी सी दैट अब जॉर्ज उस अंधेरे बादल के कणों पार्टिकल्स की हलचल को देखता है। पार्टिकल्स इकट्ठा होकर बड़े-बड़े गोले में बदल रहे थे और घूम तेज़ी से घूम रहे थे और आस-पास इकट्ठा हो रहे थे और इसी दौरान ये जब बादल गोलाकार बादल सिकुड़ने लगते हैं, तो ये जितना सिकुड़ते हैं उतने ही गर्म होते हैं, इतना गर्म हो जाते हैं कि जॉर्ज दूर बैठे भी उनकी गर्मी महसूस कर सकता है। फिर वो चमकने लगता है, लेकिन एक डरावनी लेकिन हल्की रोशनी। जॉर्ज पूछता है, "ये चमक क्यों रहा है?" एरिक बताता है, "जितना ये सिकुड़ता है, उतना ही गर्म होता है, जितना गर्म होगा उतना ही तेज़ चमकेगा।" अचानक वह गेंद अंदर से फट जाती है और चारों तरफ आग के धुएँ और गैस की परतें फेंकने लगती है। अब एक नया तारा जन्म लेने लगता है जैसे कि हमारा सूरज। एरिक समझता है कि तारे इसी तरीके से पैदा होते हैं, जब गैस और धूल इकट्ठा होकर सिकुड़ने लगते हैं, तो आपस में बहुत सारे कण जुड़ जाते हैं और इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया होती है। अब इस न्यूक्लियर फ्यूज़न की जब प्रक्रिया को वो समझता है, तो पेज नंबर 109 पे दिखाया जाता है हमें कि एक नया तारा अब दूर आकाश में लगातार चमक रहा है। जॉर्ज इस दृश्य से काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है, इतना शक्तिशाली और सुंदर। कभी-कभार उस तारे की सतह से विशाल चमकदार गैस के जेट निकलते हुए भी दिखाई देते हैं, जो हज़ारों मील दूर तक जाते हैं। जॉर्ज पूछता है कि क्या तारा हमेशा ही ऐसा चमकता रहता है? एक जवाब देता है, "कुछ भी हमेशा नहीं रहता जॉर्ज।
तारे का भी एक जीवन होता है और एक समय बाद वो भी बदल जाता है। यहीं से तारे अ, यहीं से तारे के जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसे अद्भुत तरीके से बताई जाती है। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जॉर्ज एक वैज्ञानिक परिवार की मदद से कॉस्मॉस नाम के सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाए गए जादुई ब्रह्मांड की खिड़की से देखते हुए सीखता है कि तारे कैसे बनते हैं। गैस और धूल के बादलों से लेकर न्यूक्लियर फ्यूजन तक और अंत में एक चमकते हुए तारे के जन्म तक वो समझता है कि तारे इसी तरीके से बनते हैं। पेज नंबर 120 द फाइट बाय रस्किन बॉन्ड। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से रणजी अभी-अभी यहाँ पर राजपुर में आया हुआ है और लगभग 1 महीने से यहीं रह रहा है। गर्मियों का समय है, स्कूल अभी खुले हुए नहीं हैं, तो वो एन्जॉय कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रणजी का कोई दोस्त नहीं है, तो वो अकेला ही पहाड़ियों और जंगलों में घूमता रहता है। एक दिन गर्मी और थकान वाले दिन में वो घूम जंगल में घूमते-घूमते एक सुंदर साफ चमकीले तालाब को खोज लेता है। पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े गोल पत्थर तक दिखाई देते थे। रणजी तुरंत कपड़े उतार कर वहाँ पर तैरने कूद जाता है। उसे याद आता है कि पहले राजस्थान जैसे इलाकों में जब वो वहाँ पर था, तो वहाँ सिर्फ़ गंदे, कीचड़ भरे तालाब मिलते थे, जहाँ पर भैंसें लुटती थी, लेकिन ये तालाब बहुत ही साफ़ था और ठंडा था और आकर्षक था। वो पानी में आसानी से तैरता है और शरीर पर धूप की चमक पड़ती है। पेज नंबर 121। अगले दिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रणजी फिर तालाब पर आता है और लगभग 1 घंटे तक पानी में आराम करता है, फिर धूप में लेट जाता है। तभी थोड़ी दूर एक दूसरा लड़का दिखाई देता है जो उसे घूरते हुए खड़ा है। वह लड़का रणजी से थोड़ा लंबा, बड़ा और मजबूत शरीर वाला है। लड़का जो है म मजबूत शरीर वाला तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पे हॉस्टाइल, दुश्मनी वाला, आक्रामक वाली फीलिंग है। वो रणजी को देखकर खुश नहीं है, शायद इसीलिए वह इस जगह को अपना निजी तालाब मानता है। रणजी दोस्ती करना चाहता है और वो कहता है कि मैं तैर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, लेकिन दूसरा लड़का वहाँ पर उससे कहता है, "मैं हमेशा अकेले तैरता हूँ, ये मेरा तालाब है। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया।" रणजी को उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता। लड़का रणजी पर और चिल्लाता है और वो यह कहता है उसका व्यवहार पसंद नहीं आता, लड़का रणजी पे और चिल्लाता है और वो ये कहता है कि उसका यह काम नहीं है तय करना कि तालाब पर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। फिर वो रणजी को विलेजर कह के अपमानित करता है। नाउ ऑन पेज नंबर 122। तो पेज नंबर 122 पे हमें ये दिखाया जाता है कि कहानी में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा लड़का रणजी पे ताना मारता है और कहता है कि वह गाँव का है, इसलिए उससे जवाब नहीं लेगा, लेकिन रणजी उसे कहता है कि वह गाँव का नहीं है। लड़का अचानक रणजी को थप्पड़ मार देता है, रणजी चकरा जाता है। रणजी भी आपस में उसे ठोड़ी पर ज़ोर से मुक्का मार देता है, दोनों आपस में बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं। रेत पर लुढ़कते-पलटते हुए लगभग 5 मिनट की इस खतरनाक लड़ाई में कोई नहीं जीतता, दोनों थक कर हाँफते हुए हट जाते हैं। लड़का गुस्से में कहता है कि रणजी तालाब छोड़िए, रणजी कहता है मैं नहीं छोड़ूँगा। लड़का कहता है कि कल फिर लड़ाई होगी और वो आज की तरह दया नहीं दिखाएगा। रणजी भी चुनौती स्वीकार करता है कि मैं कल तैयार रहूँगा। दोनों अपने-अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन अगले दिन रणजी दर्द और कमज़ोरी महसूस करता है। उसे पता चलता है कि वो काफ़ी थका हुआ है, लेकिन उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे हार नहीं माननी है, या तो उसे दुश्मन को हराना है या चालाकी से मात देनी है। नाउ ऑन पेज नंबर 123। पेज नंबर 123 पे हमें ये दिखाया जाता है कि अगले दिन रणजी उम्मीद कर रहा था कि शायद दूसरा लड़का अपनी चुनौती भूल चुका होगा, लेकिन वो आज फिर इस तालाब पर मौजूद है और रणजी को ललकारता है। वो चिल्लाता है, "इधर आकर लड़ो।" रणजी भी उतने ज़ोर से जवाब देता है, "तुम ही इधर आकर लड़ो।" दूसरा लड़का रणजी को चिढ़ाता है कि शायद वो तालाब पार करके तैर नहीं सकता। रणजी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह बिना झिझके पानी में कूदकर पूरे तालाब को तेज़ी से पार कर जाता है। उसके गोते और तैरने की कला देखकर दूसरा लड़का दंग रह जाता है और वो आश्चर्य से कहता है कि तुम ड्राइव कर लेते हो? जहाँ पर वो रणजी सहजता से बताता है कि यह तो बहुत आसान है, बट फीडिंग वाटर करके अगले निर्देशों का इंतज़ार करता है। दूसरा लड़का कहता है कि वो सीधा कूदता है, लेकिन डाइव करना उसे नहीं आता। रणजी उसे सिखाता है कि कैसे चट्टान पर खड़े होकर हाथ फैलाकर अपने
पैरों को सही ढंग से मोड़कर डाइव करना चाहिए। पेज नंबर 124। दूसरा लड़का कोशिश करता है लेकिन बुरी तरीके से पानी में गिरता है। रणजी हँस पड़ता है। लेकिन लड़का गर्व से पूछता है कि डाइव अच्छा था या नहीं? रणजी कहता है उसे और अभ्यास की ज़रूरत है। फिर रणजी एक परफेक्ट डाइव करता है। दूसरा लड़का उसे ऊपर आने का इंतज़ार करता है लेकिन रणजी पानी के अंदर ही तैरता हुआ उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो दंग रह जाता है। वो स्वीकार करता है कि वो पानी के अंदर तैरना नहीं जानता पर वो कोशिश करेगा। और इस दौरान रणजी भी उसे बहुत ही एनकरेज करता है कि वो बेहतर कर सकता है लेकिन उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा लड़का यह सुनकर अब ये डिसाइड करता है कि अब वो उससे दोस्ती निभाएगा और वो पूछता है कि क्या रणजी उससे दोस्ती करेगा और उसे सिखाएगा? रणजी खुशी से तैयार हो जाता है, दोनों एक साथ चट्टान पर बैठते हैं। लड़का अपना नाम सूरज बताता है, रणजी भी उसे अपना नाम बताता है। पेज नंबर 125। पेज नंबर 125 पे दिखाया जाता है कि इस पेज पर दोनों लड़कों की जो दुश्मनी है, वो दोस्ती में बदल चुकी है। सूरज को अपनी ताकत पर गर्व है और वो पूछता है, "मैं मजबूत हूँ ना?" रणजी भी उसकी मजबूती की तारीफ करता है। जब वो उसकी मजबूती की तारीफ करता है और कहता है कि असली पहलवान है, सूरज रणजी की दुबली-पतली काया देखकर कहता है कि रणजी भी मजबूत है लेकिन दुबला है। वो कहता है कि यदि रणजी उसका दोस्त बने, तो उसे असली पहलवान बना देगा। वह रोज़ एक सिर दूध पीता है और रणजी को भी अपने घर में बुलाता है। शर्त के रूप में वो ये कहता है कि तुम मुझे डाइव करना और तैरना सिखा दो, मैं तुम्हें पहलवान बना दूँगा। दोनों हँसते हैं और एक-दूसरे को गले लगाते हैं। अब वे दुश्मन नहीं हैं बल्कि अच्छे दोस्त हैं, तालाब को भी वो साझा तालाब बना चुके हैं। सूरज कहता है कि अब कोई यहाँ पर बिना हमारी अनुमति के नहीं आ सकता। रणजी भी मुस्कुराकर कहता है, कौन हिम्मत करेगा? फिर कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। माइंड इज़ विदाउट फ़ियर। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ़ियर, जहाँ मन भय से मुक्त हो। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई ये कविता भारत के लिए एक आदर्श और पवित्र भविष्य की कल्पना प्रस्तुत करती है, जहाँ पर लोग निडर, ज्ञानवान, एकजुट, तर्कशील हों। और ये कविता हमें यही बताने की कोशिश करती है कि कवि उस आदर्श दुनिया की कल्पना का इमेजिनेशन करता है जहाँ पर मनुष्य स्वतंत्र, निडर और ऊँचे आत्मसम्मान से भरे हुए हों। कवि अपने देश को ऐसी जगह बनते हुए देखना चाहता है जहाँ पर लोग बिना किसी डर या दबाव के जीवन जी सकें, अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकें, निडर समाज की कल्पना कर सकें। और कवि यहाँ पर बताते हैं कि वो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पर लोग किसी भी प्रकार के भय, धर्म, सत्ता, जाति, गरीबी या अत्याचार से मुक्त हो। मन इतना सशक्त हो कि सिर हमेशा आत्मविश्वास के साथ ऊँचा रहे। कवि ये भी चाहते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर जी कि शिक्षा और ज्ञान पर किसी का अधिकार न हो। देश का हर व्यक्ति पढ़ लिख सके, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता प्राप्त कर सके। कवि उस समाज का भी विरोध करते हैं जहाँ पर संकीर्ण सोच, जात-पात, धर्म या वर्गों की दीवारों में लोग बटे हुए हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी छोटे-छोटे घरेलू सामाजिक धार्मिक दीवारों में बाँटना मानवता के खिलाफ है। और पोएट ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पर हर शब्द सत्य से निकले, जहाँ लोग झूठ, छल, धोखे से दूर रहें और सत्य ही उनका मार्गदर्शक हो। कवि ये भी बताते हैं कि मनुष्य को टायरलेस स्ट्राइविंग अर्थात लगातार निरर्थक प्रयास करना चाहिए, पूर्णता की ओर बढ़ना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। कवि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न का उल्लेख करते हैं, ये तर्क, बुद्धि और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। वे चाहते हैं कि वर्ग तर्क की ये धारा पुरानी, बेकार, अंधविश्वासी डेड हैबिट्स की रेत में न खो जाए, क्योंकि वो बताते हैं लोगों का मन व्यापक विचारों, अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता रहे, छोटी सोच में न फँसे बल्कि बड़े सपने देखे। अंत में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके देश को इस प्रकार की आज़ादी, जागृति प्रदान करे, ताकि भारत के लोग सच में प्रगति कर सकें और देश को स्वतंत्रता के स्वर्ग की ओर जागृत कर सकें। यहाँ पर पोएट जाते-जाते ये कहता है कि हमारा देश एक महान राष्ट्र बने, जो मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो। पेज नंबर 134, द क्रिसमस ट्रूस। द क्रिसमस ट्रूस ये चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लिखा गया एक ब्रिटिश सैनिक का पत्र है, लेटर है जो अपनी सिस्टर जेनेट को वो लिखता है।
बताता है कि अभी सुबह के 2 बजे हैं, ज़्यादातर सैनिक अपने-अपने डगआउट खंदकों के बने हुए छोटे आश्रयों में सो रहे हैं, लेकिन वह सो नहीं पा रहा है। वो बताता है कि आज जो क्रिसमस ईव की घटना हुई है, वह किसी परियों की कहानी जैसी उसे लगती है, इतना अविश्वसनीय और सुंदर। वो कहता है कि अगर उसने खुद अपनी आँखों से न देखा होता, तो वो यकीन नहीं करता। सिपाही समझाता है, जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों ने दुश्मन होने के बावजूद भी आज एक-दूसरे के साथ क्रिसमस मनाया, यानी पुरानी दुश्मनी एक दिन के लिए भुला दी गई। पेज नंबर 135 पे हमें दिखाया जाता है कि सिपाही बताता है कि कुछ दिनों से फ्रांस के मैदानों में बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही थी। सैनिक लगातार ट्रेंचेस, खाइयों में रहते थे। नए सैनिक के रिप्लेसमेंट आते थे क्योंकि बहुत सारे पुराने सैनिक जो होते थे, वो घायल हो जाते थे। मौसम यहाँ पर बहुत खराब है, कीचड़ है, ठंड है, भारी बारिश है, गोलाबारी है, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। लेकिन आज मौसम बदला है। पहली बार बर्फबारी हुई है और मौसम भी अच्छा है। सिपाही यहाँ पर बताता है कि दोनों तरफ के सैनिक लगभग एक तरीके की कठिनाइयों से गुज़र रहे हैं और एक तरीके की प्रॉब्लम्स क्या है कीचड़, ठंड, थकान, डर। इससे वह सोचने लगता है कि आखिर वे और जर्मन सैनिक एक-दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। दोनों एक-दूसरे की तरह ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसे लगता है कि शायद जर्मन सैनिक भी क्रिसमस की जो फीलिंग्स है, इमोशन है, उसको महसूस कर रहे हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 136 ही शोज़ दोपहर होते-होते मौसम सुंदर हो चुका था, गोलाबारी भी बंद हो चुकी थी, आसमान साफ था, कीचड़ भी जमकर सख्त हो चुका था। अचानक शाम को अंग्रेज़ सैनिकों ने देखा कि जर्मन सैनिक अपने ट्रेंचेस के सामने छोटी-छोटी क्रिसमस ट्रीज़ सजाए हुए हैं, जिन पर मोमबत्तियाँ जल रही थीं। कुछ देर बाद जब ये नज़ारा ब्रिटिश सैनिकों ने देखा तो वो काफ़ी हैरान हो चुके थे और हैरानी उन्हें तब ज़्यादा हो गई जब जर्मन सैनिकों ने मिलकर क्रिसमस के कैरोल गीत गाने शुरू कर दिए। स्टिल नैच, लिंग नैट्स, साइलेंट नाइट, होली नाइट। ब्रिटिश सैनिक भी इस गाने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तालियाँ बजाते हैं। धीरे-धीरे ब्रिटिश सैनिक भी वहाँ पर आकर गाना गाने लगते हैं। दोनों एक-दूसरे के गीतों की प्रशंसा करते हैं। माहौल बहुत ही भावनात्मक था, जैसे दुश्मन नहीं इंसान बात कर रहे हों। पेज नंबर 137 पे दिखाई देता है कि गाने के बाद तो और भी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। जब एक जर्मन सैनिक चिल्लाकर कहता है, "कृपया बाहर आ जाओ, हम गोली नहीं चलाएँगे।" जर्मन सैनिकों और ब्रिटिश सैनिक एक-दूसरे को देखते हैं, उन्हें डर था कि यह एक चाल भी हो सकती है, लेकिन फिर एक जर्मन सैनिक नो मैन्स लैंड में दोनों सेनाओं के बीच की खाली ज़मीन पर आकर कदम रख उसने हाथ मिलाया और कहा कि वे भी शांति चाहते हैं। कुछ देर बाद ब्रिटिश सैनिक भी बाहर आ जाते हैं और दोनों सैनिक नो मैन्स लैंड की तरफ चले जाते हैं मिलने के लिए। सैकड़ों सैनिक वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वे आपस में हाथ मिला रहे थे, हँस रहे थे, बातें कर रहे थे। उनके पास जो भी छोटी-छोटी चीज़ें थी आपस में शेयर करने के लाइक सिगरेट्स, खाना और बाकी सारी चीज़ें वो आपस में बाँट रहे थे। दुश्मन देश के सैनिक एक-दूसरे को इंसान की तरह देख रहे थे और आपस में गले मिल रहे थे। पेज नंबर 137 जब वो इंसान को इंसानों की तरह देख रहे हैं और आपस में गले मिल रहे हैं, तो पेज नंबर 138 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिखाया जाता है आपके लिए। ब्रिटिश सैनिक एक जर्मन युवक से बात कर रहा है जो पहले ब्रिटिश सैनिक एक जर्मन युवक से बात कर रहा है, तो जर्मन युवक बताता है कि वो पहले लंदन में जॉब कर रहा था और जॉब किस टाइप का है, वो होटल में वेटर था। उसने कहा शायद वो उसी ब्रिटिश सैनिक की टेबल पर भी सेवा कर चुका है, तो दोनों आपस में हँसते हैं और अपनी ज़िंदगी की बातें करते हैं। जर्मन सैनिक उसे बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, वो लंदन में रहती है। उसने कहा कि युद्ध के बाद वो वहाँ जाएगा और वो उससे शादी करेगा। जहाँ पर ब्रिटिश सैनिक भी उसे काफ़ी ज़्यादा वेल विशिंग शुभकामनाएँ देता है। फिर फिर उनके पास जो भी छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, जैसे पहले उन्होंने आपस में बदल ली थी, वो फिर से आपस में बदलते हैं, खाने की चीज़ें, चॉकलेट, तम्बाकू, बटन, बेल्ट आदि। कई सैनिकों ने अपनी पुरानी जो यूनिफ़ॉर्म्स वग़ैरह थी, उसके जो बैज थे, वो भी बदले। ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर बताता है कि एक जर्मन सोल्जर से स्पाइक्ड हेलमेट के बदले एक जैक नाइफ़ ले लिया, एक यादगार सेवेनियर के रूप में। पेज नंबर 139 पे हमें दिखाया जाता है कि सिपाही यहाँ पर बताता है कि एक पूरा जो दृश्य है, वो पूरा अविस्मरणीय है, मतलब उसको भुलाए नहीं भूलता है कि युद्ध के बीच में इतनी मानवता, इतनी गर्मजोशी, इतनी दोस्ती एक जर्मन सैनिक ने तो उसे अपने परिवार की फ़ोटो भी दिखाई। दू दूसरे सैनिक ने कहा कि वो युद्ध के बाद लंदन वापस आकर अपनी प्रेमिका से शादी करेगा। दोनों देशों के सैनिक समझते हैं कि वो एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बस
उन्हें जो ऑर्डर मिल रहा है, उस ऑर्डर के कारण उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और यहाँ पर लड़ाई किस तरीके की है? सिपाही सोचता है कि यदि नीचे के सैनिक आपस में एक-दूसरे के साथ मित्र बन जाएँ, तो नेता क्यों नहीं बन सकते? यदि इन सब नेता की तरह ही सैनिक भी सोचे तो दुनिया में युद्ध समाप्त हो जाए। अंत में वो अपनी बहन को पत्र समाप्त करते हुए लिखता है कि दिवस यह क्रिसमस ट्रूस शायद मानव इतिहास का सबसे सुंदर क्षण था, जहाँ पर दुश्मन सैनिक एक-दूसरे को गले लगाते हैं, हँसते हैं और शांति महसूस करते हैं। इस पूरे चैप्टर को अगर मैं एक लाइन में समझाऊँ तो ये कहा जा सकता है कि युद्ध के दौरान भी इंसानियत जीवित रहती है और कभी-कभी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। 11 वेस्ट डिस्पोज़ल। यहाँ पर पेज नंबर 150 का एक्सप्लेनेशन आपके लिए। इस पेज की शुरुआत में ही वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे कचरे को सँभालना चाहिए, उसके स्रोत जहाँ से वो बनता है, उससे लेकर अंतिम निपटान डिस्पोज़ल तक। ज़्यादातर घरों, दुकानों, व्यवसायों से निकलने वाला कचरा लैंडफ़िल कचरा ढेर वाले स्थान में जाता है। फिर एक रिपोर्ट आती है जहाँ पर ये बताया जाता है कि दिल्ली से गाज़ीपुर जाते वक़्त किस तरीके का सिनेरियो वहाँ पर है। गाज़ीपुर लैंडफ़िल का सीन वहाँ पर दिखाया जाता है कि जब आप गाज़ीपुर लैंडफ़िल के पास पहुँचते हैं, तो सबसे पहले शिकारी पंछियों बर्ड्स ऑफ प्रे का चक्कर लगाना वहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर दिखाई देता है, फिर तेज़ बदबूदार गंध महसूस होती है, जिस किताब में असॉल्टेड बाय इट्स स्टेंच कहा गया है। कचरा कचरा सड़ने पर वहाँ पर मीथेन गैस बनती है, जो कभी-कभार आग भी पकड़ लेती है। अक्सर जो वहाँ पर कचरा निकलते हुए और वहाँ पर आग निकलते हुए दिखाई देता है, तो वही मीथेन गैस के बारे में यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। पेज नंबर 151 पे हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर 2 लड़कों का जीवन है, एक 10 साल का है और एक 12 साल का है। वो रैग पिकर्स हैं, उनका जीवन बताया जाता है कि ये बच्चे गाज़ीपुर के लैंडफ़िल में कपड़ा कचरा चुनते हैं, उसे छाँटते हैं, बेचते हैं। ये बच्चे गाज़ीपुर के जो लैंडफ़िल है वहाँ पर हैं, कचरा चुनते हैं, उसे छाँटते हैं, बेचते हैं। यही उनकी अर्निंग का एक सोर्स है। उनके पास दस्ताने, जूते, मास्क जैसी सुरक्षा की कोई चीज़ें नहीं है, इसलिए वे कटने, बीमारी या संक्रमण जैसे खतरे से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड रहते हैं। किताबों में इसे वल्नरेबल कहा गया है। इसके बावजूद इस कचरे से उन्हें कोई नफ़रत नहीं है, क्योंकि यही उन्हें कमाई करने का एक ज़रिया देता है। लैंडफ़िल की समस्या है कि लैंडफ़िल के आसपास ही बाज़ार, घर, पूजा स्थल बने होते हैं जो नियमों के खिलाफ है, क्योंकि कचरा ढेर आबादी से दूर होना चाहिए। कचरा प्रबंधन की बड़ी गलती। पुस्तक के अनुसार कचरा प्रबंधन का तरीका फ्लॉड है। यहाँ पर कचरा ढेर अक्सर आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसमें मीथेन और प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील चीज़ें होती हैं। विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हैं वो बताते हैं कि कचरे को कॉम्पैक्टेड करना चाहिए, दबाया जाना चाहिए और रोज़ मिट्टी से ढकना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो गलत कचरा प्रबंधन है उसका जो परिणाम है उससे हवा प्रदूषित होती है, आग लगती है, ज़मीन का जो पानी है ग्राउंड वाटर वो भी प्रदूषित होता है। जब कचरे का जो रस है, डिजिट है, वो मिट्टी में रिसता है। ऑन अ पेज नंबर 152 सी हियर 152 पे हमें ये दिखाया जाता है कि इस पेज पर भारत में कचरा प्रबंधन में जो सुधार की ज़रूरत है, उस पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हमें स्वीडन, श्रीलंका, भूटान के जो कचरा प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे-कैसे उन देशों ने वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया है। कचरा अलग-अलग करना क्यों ज़रूरी है? यानी हमें घर में ही गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना चाहिए। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम अवेयरनेस प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं। कानून और जुर्माना पेनल्टी भी लोगों को नियम मानने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पर एक इंसिडेंट दिखाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान। यह भारत का सबसे बड़ा अभियान है जो लॉन्च हुआ था 2nd ऑफ अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर, और उसका लक्ष्य था कि 2019 तक स्वच्छ भारत का अभियान बना लिया जाएगा। इसमें देश भर के लोग, फ़िल्म अभिनेता, खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति सब इसमें शामिल होते हैं और लोग सड़कें साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, सफाई के लिए जागरूकता फैलाते हैं। इससे सैनिटेशन, स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण की आदत लोगों में बनती है। पेज नंबर 153 पे हमें दिखाया जाता है कि स्वच्छ भारत के तकनीकी
और सामाजिक प्रभाव यहाँ पर हमें बताए जाते हैं और इस प्रभाव में बताया जाता है कि तकनीकी प्रगति किस तरीके से हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन में इको फ्रेंडली शौचालय, आधुनिक कचरा प्रबंधन, बीच क्लीनिंग रोबोट, मोबाइल ऐप ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। यहाँ पर कुछ राज्यों के भी एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं, जैसे पुष्कर केरल का एग्ज़ाम्पल है, वहाँ के गाँव वालों ने अपने क्षेत्र का कचरा समस्या खत्म करने का निर्णय लिया, नियमित रूप से कचरा हटाया, कूड़ेदान लगाए, बायोगैस प्लांट लगाया। अब ये गाँव पूरे केरल का आदर्श बन चुका है। फिर उसके बाद हमें बात बताई जाती है चौरस की। मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये गाँव, नर्मदा नदी का किनारा गंदे कचरे से भरा हुआ था। गाँव वालों ने मिलकर इसे साफ किया। अब नदी का किनारा काफ़ी साफ है, पीने का पानी भी स्वच्छ है। गाँव में स्वच्छता में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में स्वच्छता सर्वेक्षण 19 से 90% तक पहुँच गया था। एसबी मिशन फ़ेज़ स्वच्छ भारत मिशन फ़ेज़ 2020 का जो लक्ष्य है, स्वच्छता बनाए रखना और कचरे का बेहतर प्रबंधन करना, सफाई कर्मचारियों की ज़िंदगी को सुधारना। 2021 में जो अर्बन 2.0 लॉन्च हुआ है, उसका लक्ष्य है गार्बेज फ्री सिटीज़। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। महिलाओं और बच्चों की भूमिका यहाँ पर दिखाई गई कि कई गाँवों में महिलाएँ साफ-सफाई गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बच्चे स्कूलों की साफ-सफाई में सीखते हैं और परिवारों को भी सिखाते हैं। पेज नंबर 154 पे हमें बताया जाता है मेघालय के गाँव के बारे में। मेघालय में मावलंग भारत का सबसे साफ-सुथरा गाँव है। यहाँ के लोग सफाई को सामुदायिक ज़िम्मेदारी मानते हैं और सामुदायिक ज़िम्मेदारी मानने के साथ ही साथ कचरे को खाद, मैन्योर और उपयोगी वस्तुओं में बदल देते हैं। खुले में शौच करना बंद कर देते हैं। स्वच्छ भारत का जो मिशन है, ओपन डिफेकेशन फ्री ओडीएफ भारत बनाना है, इसके लिए 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं और इसका जो काम है भारत को स्वच्छ भारत मिशन की तरफ आगे ले जाना। छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कबीरधाम 1.38 लाख बच्चों ने अपने घरों में टॉयलेट बनवाने के लिए वहाँ पर अभियान चलाया। ये जिला जल्द ही ओडीएफ में घोषित हुआ। बिहार में 14,000 महिलाओं का प्रयास हुआ और 14,000 महिलाओं ने गाँव को साफ करने, टॉयलेट बनाने के लिए आंदोलन किया। राजस्थान और तमिलनाडु का एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है कि हज़ारों घरों में टॉयलेट बने, साफ-सफाई का संदेश पोस्टर और रेडियो के ज़रिए फैलाया गया। स्वच्छ भारत एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जब लोग इसमें सक्रिय हुए, तो ये सफाई सिर्फ़ सरकारी अभियान नहीं बल्कि पूरे देश का अभियान बन गया। बाय एडवर्ड रिकीमैन इसमें पे आप देखते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति के साथ लगातार हो रहे विनाश पर सरकेज़म करती हुई ये पोएम है। पोएट ये दिखाता है कि इंसान नेचर का कितना शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, फिर भी उसे ब्यूटीफुल डे कहता है। यहाँ पर पोएट पोएम का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दे रहा है, आइए देखते हैं। पोएट बताता है कि मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए जा रहे अत्यधिक दोहन, ओवरस्यू और उसकी वजह से बनने वाले खतरनाक हालत को दिखाता है। कविता का जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी सरकैज़म है, क्योंकि हर विनाशकारी घटना के बाद कवि ब्यूटीफुल डे कहता है। समुद्र में मछलियाँ खत्म हो चुकी हैं, प्रदूषण और अति मछली पकड़ना जो है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि अब पानी में कुछ भी नहीं बचा है, ये खतरनाक स्थिति है। फिर भी लोग कहते हैं ब्यूटीफुल डे मतलब मनुष्य अनदेखी और लालच को दिखा रहा है। यहाँ पर दूसरा दिखाया जाता है जंगल की कटाई को। जंगल की कटाई का जो सीन दिखाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, लकड़ियाँ ट्रकों पर लाद कर किसी फैक्ट्री या शहर में भेजी जा रही हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, फिर भी लोग कह रहे हैं ब्यूटीफुल डे। यहाँ पर कवि बताता है कि लोग प्रकृति को नष्ट करके भी खुद को सफल समझ रहे हैं। यहाँ पर तेल का खनन, प्रदूषण और लालच को दिखाया जा रहा है कि तेल के कुओं से हज़ारों बैरल तेल निकाला जा रहा है। तेल उद्योग खूब कमाई करता है। हुर्रे बिग पे डे कहता है, लेकिन जब तेल जलता है तो इससे हवा की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, प्रदूषण बढ़ता है, फिर भी लोग कहते हैं ब्यूटीफुल डे। कवि दिखाता है कि पैसा कमाने की खुशी में मनुष्य प्रकृति की हालत को नज़रअंदाज कर देता है। और पेज नंबर 162 यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक हरिकेन तूफ़ान आया हुआ है और ये इंसान की गलतियों से बड़ी तबाही हुई है। समुद्र के किनारे एक बड़ा तूफ़ान हरिकेन के उठता है, लोगों को कहा जाता है इवैक्यूएट, लीव टाउन।
लेकिन जो लोग नहीं मानते वे इस जोखिम में पड़ जाते हैं। प्रकृति का प्रकोप भी इंसानी लालच का नतीजा है, फिर भी लोग वहाँ पर ब्यूटीफुल डे ही कह रहे हैं। जंगलों में आग लग रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाया जा रहा है। कवि जंगलों में फैल रही भीषण आग का दृश्य बताता है और लोग डर कर अपना सामान लेकर भाग रहे हैं। धुआँ इतना ज़्यादा है कि रास्ता भी नहीं दिखा रहा है। लोग दहशत में प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं ब्यूटीफुल डे। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि मनुष्य की गतिविधियाँ प्राकृतिक आपदाएँ की वजह से ही मनुष्य की गतिविधियों से ही प्राकृतिक आपदाएँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। नेक्स्ट हमें ये दिखाया जाता है सेकंड लास्ट स्टैन्ज़ा में एक बहुत ही अच्छा-सा सीन सपना उसे आया है कि कवि एक सपना देखता है जहाँ पार्क में शांति है, पंछी गीत गा रहे हैं, गिलहरियाँ खेल रही हैं, बर्फ गिर रही है, पेड़ शांत दिख रहे हैं। कवि ये सब देखकर सोचता है एवरीथिंग नाउ सीम्स ओके, लेकिन ये सिर्फ़ एक सपना था। जब वो सपना टूटता है तो उसे वास्तविक का सामना करना पड़ता है। जब एक तेल अलार्म बजता है, इवैक्यूएट, डू नॉट स्टे। कभी उठता है, वो समझता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं है, अब उसे यहाँ से घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सच बताता है कि वास्तविकता काफ़ी खतरनाक है, फिर भी पोएट सरकैज़म में कहता है ब्यूटीफुल डे। पोएट यहाँ पोएम के थ्रू एक मैसेज देता है और उस मैसेज में वो कहता है कि मनुष्य प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है, मछलियाँ खत्म हो रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, तेल का दोहन हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है। इसके कारण तूफ़ान, आग और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं। इंसान फिर भी अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता है और हर स्थिति में सुंदर दिन कहता है। कवि चेतावनी के लिए कहता है, अगर हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो धरती मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं होगी। और यहाँ पर हमें एक मैसेज भी मिलता है कि प्रकृति केवल उपयोग करने की वस्तु नहीं है, उसका सम्मान, संरक्षण और संतुलन भी आवश्यक है, वरना हम ब्यूटीफुल डे कहने लायक भी नहीं रहेंगे। क्लोज़ एंड पर्सनल पेज नंबर 165। इस पेज पर हमें ये दिखाया जाता है कि नदियाँ हमेशा से मानव जीवन का अभिन्न इनसेपरेबल हिस्सा रही हैं। पहले हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई नदी होती थी। बच्चे नदी में खेलते थे, वयस्क काम करने के बाद नदी में आराम करते थे। नदियाँ अनेक प्रकार के फ्लोरा और फ़ौना, वनस्पति और जीव-जंतु का घर होती थी। किसानों के लिए ये नरिशमेंट और सिंचाई का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। सभ्यताएँ नदियों के किनारे ही पनपते थे। लोग नदियों का सम्मान भी करते थे और बाढ़ से डरते भी थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। बाढ़ कभी-कभार जीवन का स्रोत बनती है, तो कभी फसलों को नष्ट कर देती है। ये पेज हमें एक मैसेज देता है कि नदियाँ मानव इतिहास, सभ्यता और जीवन का मूल आधार रही हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 166 इट शोज़ दैट बिग कंट्रीज़ जो हैं, वो हमेशा नन हमारे जो नदियाँ रही हैं, उनका सम्मान तो करती हैं, लेकिन समय के साथ चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। नदी के प्रति प्रेम, सम्मान, स्मृति, ये सारी चीज़ों को याद करते हुए जब राइटर अपने मेमोरीज़ को यहाँ रिवाइंड करता है, तो बताता है कि अपने गाँव की ऑर्डिनरी नदी से गहरा लगाव था और कृतज्ञता महसूस करता है। वो उस नदी के किनारे घंटों बैठा रहता था, जिससे नदी हेल्ड मी इन इट्स स्पेल, यानी नदी उसे अपनी ओर आकर्षित करती थी। नदी में मछलियाँ अनेक प्रजाति की थी, व्हिस्कर्ड कैटफ़िश, स्नेक लाइक ईल्स, ग्लैशफ़िल आदि। यह नदी गाँव की घरेलू खेती और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। लेकिन जब धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ तो समय के साथ-साथ लोग नदियों के पास रहना और उसे सम्मान देना कम कर गए। कई नदियाँ प्रदूषण का शिकार होकर मात्र सीवेज ड्रेनेज बनकर रह गई हैं। लोग नदियों के मूल्य को भूलते चले गए और यहाँ जो राइटर है नदी के प्रति अपनी प्रेम और आधुनिक समय के प्रति जो निराशा है मनुष्य का नदियों के लिए, उसको यहाँ पर वो दिखाता है। नाउ ऑन पेज नंबर 167 नदियों में जो आया परिवर्तन, प्रदूषण और विनाश है, उसको बताया जाता है कि इस पेज में लेखक बताता है कि उसकी प्यारी अनवरी नदी कैसे बदल गई, धीरे-धीरे छोटी, सुसरी, थीन और शैलो हो गई। रेत और गाद, सिल्ट वहाँ जमा होने लगी जिससे उसका जो प्रवाह है वो कम होने लगा और जब प्रभाव कम होने लगा तो प्रदूषण बढ़ गया, प्लास्टिक, कचरा, गंदा पानी नदी में पहुँचने लगा और जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो नदियों में मछलियों की जो डाइवर्सिटी है वो कम होने लगी। गहरे तालाब, डीप पूल्स जिनमें कई प्रकार की मछलियाँ रहती थी, वो वहाँ पर भरकर गड्ढों में बदल गए। फिर भी एक आशा की किरण थी, जब लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं,
नदियाँ वास्तव में हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब जब लोग नदियों की बिगड़ती हुई हालत को समझने लगे, तो कुछ लोग नदियों को बचाने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर हमें ये संदेश दिया गया कि मानव लापरवाही से नदियाँ धीरे-धीरे मर जाती हैं, लेकिन जागरूकता उन्हें बचा सकती है। पेज नंबर 168 यहाँ पर दिखाया जाता है कि केरल की कुंटेमपुर नदी का चमत्कारिक पुनर्जीवन। और यहाँ पर जो केरल की जो नदी है, वो बताया जाता है कि यह पीने का पानी, सिंचाई और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन 2011 के बाद से ही ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, तो प्रदूषित होती कैसे? यहाँ पर प्लास्टिक, सीवेज, कचरा और रसायन नदी में बहते रहते हैं। नदी धीरे-धीरे 100 मीटर की चौड़ाई से घटकर केवल 10 मीटर रह गई और नदी एक बदबूदार नाले में बदल गई। 2013 में एक चमत्कार होता है जब पंचायत और गाँव के 700 लोग मिलकर नदी को साफ करने का डिसीजन लेते हैं। उन्होंने गंदे पानी में उतरकर जलकुंभी, खरपतवार, प्लास्टिक और गाद को हटाई, जो सिल्ट थी, उसे हटाया। ये काम बहुत कठिन था, कई लोग बीमार भी पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बिना थके, बिना भय के लगातार कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक लगातार मेहनत की। तो इस पेज पे हमें ये दिखाया जाता है कि जब लोग एकजुट हों, तो मृत नदी भी पुनर्जीवित हो सकती है। पेज नंबर 169 लास्ट पेज पर हमें ये दिखाया जाता है कि नदियाँ मानव जीवन का आधार हैं। जीव-जंतु, सभ्यता, खेती और जीवन का स्रोत हैं। समय के साथ जो नदियाँ हैं, प्रदूषण, लालच और लापरवाही का शिकार होकर सूखने लगती हैं, लेकिन लेखक हमें यहाँ पर हम बताता है कि जिस तरीके से उसकी जो अर्णावती नदी है, वो बच गई, केरल की कुंडुपुरु नदी वो बच गई, तो लोगों की मेहनत और एकता से जो मृत नदी है, जो डेड रिवर है, जो नाले में तब्दील हो चुकी है, वो भी पुनर्जीवित हो सकती हैं। सो ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरीके से हमें नदियों की सफाई, रक्षा और सम्मान करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो यकीन मानिए हम आगे चलकर नदियों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इतनी लंबी वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहने के लिए चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12 टोटल 18 चैप्टर्स एंड टोटल 6 थीम में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मैंने शुरू में भी कहा और मैं अभी भी कहूँगा कि आप को हमारा वीडियो कैसा लगा अपने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर के थ्रू हमें ज़रूर बताएँ। और कोई और आपका सुझाव हो तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आप सभी के इतने प्यार के लिए और चैनल पर इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।